चैप्टर 6 काउंट मुफ्त अपनी पत्नी और बेटी के साथ रात भर लेस फॉन्डेट्स में पहुंचे थे, जहां मैडम ह्यूगन, जो अपने बेटे जॉर्जेस के साथ वहां रह रही थी, ने उन्हें एक सप्ताह बिताने के लिए आमंत्रित किया था। 18वीं शताब्दी के अंत में बना ये घर एक विशाल चौकोर बाड़े के बीच में स्थित था। ये पूरी तरह से अलंकृत नहीं था, लेकिन बगीचे में शानदार छायादार पेड़ और बहते झरने के पानी से भरे टैंकों की एक श्रृंखला थी। ये ऑरलियंस से पेरिस जाने वाली सड़क के किनारे स्थित था और इसकी समृद्ध हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उस समतल ग्रामीण इलाके की एकरसता को तोड़ दिया, जहां खेत क्षितिज के किनारे तक फैले हुए थे। 11 बजे, जब दोपहर के भोजन की दूसरी घंटी ने पूरे घर को एक साथ बुलाया, मैडम ह्यूगन ने अपनी दयालु मात्रावत शैली में मुस्कुराते हुए सबीन को 2 बड़े चुंबन दिए, एक-एक गाल पर, और ऐसा करते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है कि यह मेरे देश में रिवाज है। ओह, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे 20 साल छोटा महसूस हो रहा है। क्या तुम अपने पुराने कमरे में अच्छी तरह सोए थे? फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह एस्टेले की ओर मुड़ी। और यह छोटी सी बच्ची, क्या इसे भी नींद आ गई है? मुझे एक चुंबन दे, मेरी बच्ची। वे विशाल भोजन कक्ष में बैठ गए थे, जिसकी खिड़कियों से पार्क का नजारा दिखता था। लेकिन वे केवल लंबी मेज के एक छोर पर बैठे थे, जहां वे कंपनी के लिए एक दूसरे से कुछ हद तक भीड़ में बैठे थे। सबीन बहुत खुश थी, अपने भीतर उभरी हुई कई बचपन की यादों पर विचार कर रही थी। लेस फोन्डेट्स में बिताए महीनों की यादें, लंबी सैर की यादें, गर्मियों की शाम को एक टैंक में गिरने की यादें, शौर्य का एक पुराना रोमांस जो उसने अलमारी के ऊपर पाया था और सर्दियों के दौरान बेल की शाखाओं से बनी आग के सामने पड़ा था। और जॉर्जेस, जिसने कुछ महीनों से काउंटेस को नहीं देखा था, उसे लगा कि उसके बारे में कुछ अजीब है। उसका चेहरा किसी तरह बदला हुआ लग रहा था, जबकि दूसरी ओर एस्टेले की वह छड़ी पहले से कहीं अधिक तुच्छ, गूंगी और अजीब लग रही थी। जब कंपनी में कटलेट और उबले अंडे जैसे साधारण व्यंजनों पर चर्चा हो रही थी, तो मैडम ह्यूगन, जो एक अच्छी गृहिणी थी, ने शिकायतें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कसाई असंभव होते जा रहे हैं। उन्होंने ऑरलियंस में सब कुछ खरीदा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उनके लिए वो टुकड़े नहीं लाए जो उन्होंने मांगे थे। फिर भी, अफसोस, अगर उनके मेहमानों के पास खाने लायक कुछ नहीं था तो यह उनकी अपनी गलती थी। वे सीजन में बहुत देर से आए थे। इसमें कोई तुक नहीं है, उसने कहा। मैं जून से ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और अब सितंबर का आधा महीना बीत चुका है। आप देखिए, यह अच्छा नहीं लग रहा है। और एक हरकत के साथ उसने बाहर घास पर लगे पेड़ों की ओर इशारा किया, जिनकी पत्तियां पीली पड़ने लगी थीं। दिन ढल चुका था, और दूरी एक नीली धुंध से छुपी हुई थी जो एक मीठी और उदासी भरी शांति से भरी हुई थी। ओह, मुझे मेहमानों की उम्मीद है, उसने आगे कहा। तब हम और भी खुश होंगे। सबसे पहले 2 सज्जन आएंगे जिन्हें जॉर्जेस ने आमंत्रित किया है, महाशय फॉचेरी और महाशय डागुनेट। तुम उन्हें जानते हो, है ना? फिर महाशय डे वंदेवरस आएंगे, जिन्होंने पिछले 5 सालों से मुझसे मिलने का वादा किया है। इस बार शायद वह अपना मन बना लेंगे। ओह, अच्छा और बढ़िया, काउंटेस ने हंसते हुए कहा। काश हम केवल मॉन्सियर डी वंदेवरस को पा सकें, लेकिन वो बहुत व्यस्त हैं। और फिलिप? मुफ्त से पूछा। फिलिप ने छुट्टी मांगी है, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब वह आएगा तो आप लेस फोन्डेट्स में नहीं होंगी। कॉफी परोसी गई। अब पेरिस बातचीत का विषय बन गया और स्टीना का नाम लिया गया, जिस पर मैडम ह्यूगन थोड़ा रो पड़ी। देखो, उसने कहा, महाशय स्टीना वही मोटा आदमी है जिससे मैं एक शाम तुम्हारे घर पर मिली थी। वह बैंकर है न? अब तुम्हारे लिए एक घिनौना आदमी है। क्यों? वो गया और एक अभिनेत्री को यहाँ से लगभग 1 लीग दूर, गुमिरेस मार्ग से, चौए के पार एक संपत्ति खरीद कर दी। पूरा देहात बदनाम है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, मेरे दोस्त? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मुफेट ने जवाब दिया। तो स्टीना ने पड़ोस में एक देहाती जगह खरीद ली है। अपनी माँ को इस विषय पर बात करते हुए सुनकर जॉर्जेस ने अपने कॉफी कप में देखा, लेकिन काउंट के उत्तर पर आश्चर्य में उसने उसे देखा और घूर कर देखा। वह इतना सहजता से क्यों लेटा हुआ था?
काउंट ने अपनी तरफ से उस युवा साथी की हरकत देखी और उसे एक संदिग्ध नज़र से देखा। मैडम ह्यूगन ने विस्तार से बताना जारी रखा, उस देहाती जगह को ला मिग्नोट कहा जाता था। वहां पहुंचने के लिए पुल पार करने के लिए चॉय के किनारे से गुमिरेस तक जाना पड़ता था, अन्यथा आपके पैर गीले हो जाते थे और डूबने का जोखिम रहता था। और अभिनेत्री का नाम क्या है? काउंटेस ने पूछा। ओह, मुझे नहीं बताया गया, बुढ़िया ने बड़बड़ाते हुए कहा। जॉर्जेस, तुम उस सुबह वहां थे जब माली ने हमें इसके बारे में बताया था। जॉर्जेस ने अपना दिमाग खपाया। मुफ्त ने अपनी उंगलियों के बीच एक चम्मच घुमाते हुए इंतजार किया। फिर काउंटेस ने अपने पति को संबोधित किया। क्या मॉन्सियोर स्टीना वेरिएट्स में उस गायक के साथ नहीं है, वह नाना? नाना, यही नाम है। एक भयानक औरत, मैडम ह्यूगन ने बढ़ती हुई झुंझलाहट के साथ चिल्लाया। और वे ला मिग्नोट में उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने माली से इस बारे में सब सुना है। क्या माली ने नहीं कहा था कि वे आज शाम उसका इंतजार कर रहे हैं? जॉर्जेस। काउंट को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जॉर्जेस ने बहुत उत्साह के साथ उत्तर दिया। ओह माँ, माली ने बिना कुछ जाने ही बोल दिया। उसके तुरंत बाद कोचवान ने बिल्कुल उलट बात कही। परसों से पहले ला मिग्नोट में किसी के आने की उम्मीद नहीं है। उसने सहज भाव रखने की बहुत कोशिश की, जबकि वह चुपके से काउंट पर अपनी टिप्पणियों के प्रभाव को देख रहा था। काउंटेस फिर से अपना चम्मच घुमा रहा था, मानो उसे भरोसा हो गया हो। काउंटेस, जिसकी आंखें पाक की नीली दूरियों पर स्वप्निल रूप से टिकी थीं, ऐसा लग रहा था कि उसने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। उसके होठों पर मुस्कान की छाया थी, वह एक गुप्त विचार का अनुसरण कर रही थी जो अचानक उसके भीतर जागृत हो गया था। दूसरी ओर एस्टेले अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठी हुई थी। उसने नाना के बारे में कही गई सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन उसके गोरे, कुंवारी चेहरे पर भावना का एक भी निशान नहीं था। हे भगवान, हे भगवान! मुझे गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं है, मैडम ह्यूगन ने कुछ देर रुकने के बाद कहा और फिर अपने पुराने अच्छे मूड में लौटते हुए उन्होंने आगे कहा। हर किसी को जीने का अधिकार है। अगर हमें सड़क पर यह महिला मिल जाए तो हम उसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे, बस इतना ही। और जब वे मेज से उठे तो उसने एक बार फिर काउंटेस सबाइन को इस बात के लिए धीरे से डांटा कि वह उस साल उसके पास आने में इतनी देर कर रही थी। लेकिन काउंटेस ने अपना बचाव किया और देरी का दोष अपने पति के कंधों पर डाल दिया। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर 2 बार, जब सभी ट्रंक बंद थे, उसने जरूरी काम के बहाने उनकी यात्रा का आदेश दिया। फिर उसने अचानक उस समय शुरू करने का फैसला किया जब यात्रा स्थगित होने लगी थी। इसके बाद बूढ़ी महिला ने उन्हें बताया कि कैसे जॉर्जेस ने उसी तरह 2 बार बिना पहुंचे ही अपने आगमन की घोषणा की थी और आखिरकार परसों लेस फोंडेट्स में आ गया था, जब वह अब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वे बगीचे में आ गए थे और दोनों पुरुष महिलाओं के बगल में चलते हुए महत्वपूर्ण चुप्पी में उनकी बातें सुन रहे थे। कोई बात नहीं, मैडम ह्यूगन ने अपने बेटे के सुनहरे बालों को चूमते हुए कहा। जिजी एक बहुत अच्छा लड़का है जो अपनी माँ के साथ गांव में आकर खुद को दफना रहा है। वह एक प्यारा जिजी है जो मुझे नहीं भूलेगा। दोपहर में उसने कुछ चिंता व्यक्त की, क्योंकि मेज से उठते ही जॉर्जेस ने सिर में भारीपन की शिकायत की थी और अब उसे भयंकर सिरदर्द होने वाला था। 4 बजे के करीब उसने कहा कि वह ऊपर जाकर सो जाएगा, यही एकमात्र उपाय था। कल सुबह तक सोने के बाद वह फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। उसकी माँ उसे खुद ही सुलाने पर आमादा थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने दौड़कर दरवाजा बंद कर लिया, ये समझाते हुए कि वह खुद को अंदर से बंद कर रहा है ताकि कोई आकर उसे परेशान न करे। फिर उसने दुलार से चिल्लाया, कल तक शुभ रात्रि, छोटी माँ, और झपकी लेने का वादा किया। लेकिन वह फिर से बिस्तर पर नहीं गया और लाल गालों और चमकती आंखों के साथ चुपचाप अपने कपड़े पहने। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। जब खाने की घंटी बजी तो उसने काउंट मफेट की आवाज़ सुनी, जो डाइनिंग रूम की ओर जा रहा था, और 10 मिनट बाद, जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देखेगा, तो वह रेन पाइप की मदद से खिड़की से जमीन पर खिसक गया। उसका शयन कक्ष पहली मंजिल पर था और घर के पिछले हिस्से की ओर खुलता था।
वह झाड़ियों के बीच में जाकर पार्क से बाहर निकल गया और फिर खाली पेट और उत्साह से धड़कते दिल के साथ खेतों में सरपट दौड़ने लगा। रात करीब आ रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही थी। ये वही शाम थी जब नाना को ला मिग्नोट जाना था। जब से मई में स्टीना ने उसके लिए ये देहाती घर खरीदा था, तब से वह समय समय पर इसे अपने कब्जे में लेने की इच्छा से इतनी भर गई थी कि वह इस पर रो पड़ी थी। लेकिन इनमें से हर बार बोडेनवे ने उसे थोड़ी सी भी छुट्टी देने से इनकार कर दिया था और सितंबर तक उसकी छुट्टी टाल दी थी, इस तर्क पर कि अब जबकि प्रदर्शनी चल रही है, वो उसके स्थान पर एक शाम के लिए भी किसी सहायक को नहीं रखना चाहता था। अगस्त के अंत में उसने अक्टूबर की बात कही। नाना क्रोधित हो गई और उसने घोषणा की कि वह सितंबर के मध्य में ला मिग्नोट आएगी। इतना ही नहीं, बोडेनवे को चुनौती देने के लिए उसने उसकी मौजूदगी में मेहमानों की भीड़ को भी आमंत्रित किया। एक दोपहर अपने कमरे में, जब मुफ्त, जिसके प्रस्तावों का वह अभी भी चतुराई से विरोध कर रही थी, कांपती हुई भावना के साथ उससे विनती कर रहा था कि वह उसके आगे झुक जाए, उसने आखिरकार दयालु होने का वादा किया, लेकिन पेरिस में नहीं, और उसने उसके लिए भी सितंबर के मध्य का नाम लिया। फिर 12 तारीख को उसे ज़ोए के साथ तुरंत ही चले जाने की इच्छा हुई। हो सकता है कि बोडेनवे को उसके इरादों की भनक लग गई हो और वो उसे रोकने का कोई तरीका खोजने वाला हो। उसे परेशानी में डालने के विचार से वह खुश थी और उसने उसे डॉक्टर का प्रमाण पत्र भेजा। जब एक बार उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह सबसे पहले ला मिग्नोटे पहुंचेगी और वहां 2 दिन तक रहेगी, बिना किसी को कुछ पता चले, तो उसने ज़ोए को जल्दी से जल्दी सामान पैक करने की प्रक्रिया से गुजारा और आखिरकार उसे एक टैक्सी में धकेल दिया, जहां अचानक अत्यधिक पश्चाताप के साथ उसने उसे चूमा और उससे माफ़ी मांगी। जब वे स्टेशन के जलपान कक्ष में पहुंचे, तभी उसे स्टीना को अपनी हरकतों के बारे में लिखने का ख्याल आया। उसने उससे विनती की कि अगर वह उसे पूरी तरह से तरोताज़ा देखना चाहता है, तो वह परसों तक इंतज़ार करे और फिर उसके साथ वापस आ जाए। और फिर, अचानक एक और परियोजना के बारे में सोचते हुए, उसने एक दूसरा पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी चाची से छोटे लुई को तुरंत उसके पास लाने का अनुरोध किया। बेबी को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और वे पेड़ों की छाया में साथ साथ कितने खुश होंगे। पेरिस और ऑरलियंस के बीच रेलगाड़ी में वह किसी और विषय पर बात नहीं करती थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, उसे अप्रत्याशित रूप से मात्र कोमलता का एहसास हुआ और उसके हर वाक्य में फूल, पक्षी और बच्चे एक साथ घुल मिल गए। ला मिग्नोट स्टेशन से 3 लीग से ज्यादा दूर था, और नाना ने एक गाड़ी के किराए पर एक अच्छा खासा घंटा बर्बाद कर दिया, एक बहुत बड़ी, जीर्ण शीर्ण गाड़ी, जो पुराने लोहे की खड़खड़ाहट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने तुरंत कोचमैन को अपने कब्जे में ले लिया, एक छोटा सा चुप रहने वाला बूढ़ा आदमी, जिससे उसने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या वह अक्सर ला मिग्नोट के पास से गुजरता था? तो यह इस पहाड़ी के पीछे था। वहाँ बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, है न? और घर को दूर से देखा जा सकता था। छोटे बूढ़े आदमी ने लगातार घुराघुराहट के साथ जवाब दिया। गाड़ी में नीचे नाना अधीरता से नाच रही थी, जबकि ज़ोए, इतनी जल्दी पेरिस छोड़ने की अपनी झुंझलाहट में, उसके बगल में उदास बैठी थी। घोड़ा अचानक रुक गया और युवती को लगा कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। उसने गाड़ी के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या हम वहां हैं? जवाब में ड्राइवर ने अपना घोड़ा तेज कर दिया, जो दर्द से पहाड़ी पर चढ़ रहा था। नाना ने धूसर आकाश के नीचे विशाल मैदान को खुशी से देखा, जहां बड़े बड़े बादल छाए हुए थे। ओह ज़ोए, देखो, यहाँ हरियाली है। अब क्या ये सब गेहूं है? हे भगवान, ये कितना सुंदर है। कोई भी ये देख सकता है कि मैडम देहात से नहीं आती हैं, नौकर ने सलीके से और धीमे से जवाब दिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं देहात को तभी अच्छी तरह जानता था जब मैं अपने दंत चिकित्सक के पास था। उसका घर बुगेवाल में था। नहीं, आज शाम भी ठंड है, इन इलाकों में नमी है। वे जंगल की छाया में गाड़ी चला रहे थे, और नाना ने पत्तों की खुशबू को ऐसे सूंघा जैसे कोई छोटा कुत्ता सूंघता है। अचानक सड़क के एक मोड़ पर उसे पेड़ों के बीच एक घर का कोना दिखाई दिया। शायद वह वहीं था, और इसके साथ ही उसने ड्राइवर से बातचीत शुरू कर दी,
जो लगातार सिर हिलाकर मना करता रहा। फिर जब वे पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरे तो उसने अपना चाबुक आगे बढ़ाकर और बुदबुदाते हुए खुद को संतुष्ट किया, ये वहाँ नीचे है। वो उठी और लगभग शरीर के बल पर गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल गई। कहाँ है वह? कहाँ है वह? वो पीले गालों से चिल्लाई, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। आखिरकार उसे दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया, और फिर हल्की हल्की चीखें और उछल कूद की आवाजें आने लगी। एक औरत का आनंदित व्यवहार जो एक नई और ज्वलंत अनुभूति से अभिभूत हो गया था। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ज़ोए। दूसरी तरफ देखो। ओह, वहाँ छत पर ईंटों की सजावट के साथ एक छत है, और वहाँ नीचे एक हॉट हाउस है, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है। ओह, मैं कितना खुश हूँ। देखो, ज़ोए, अब देखो। इस समय तक गाड़ी पार्क के गेट के सामने आकर रुक गई थी। एक साइड का दरवाजा खुला था और माली, एक लंबा, सूखा आदमी, हाथ में टोपी लिए हुए दिखाई दिया। नाना ने अपनी गरिमा को वापस पाने का प्रयास किया, क्योंकि ड्राइवर अब अपने सूखे, अवाक होठों के पीछे हंसी को दबाता हुआ लग रहा था। वह भागने से बचती रही और माली की बात सुनती रही, जो बहुत बातूनी आदमी था। उसने मैडम से इस अव्यवस्था को माफ करने की विनती की, क्योंकि उसे उसी सुबह मैडम का पत्र मिला था। लेकिन उसके सभी प्रयासों के बावजूद वह एक दिशाहीन दिशा में उड़ गई और इतनी तेजी से चली कि ज़ोए मुश्किल से उसका पीछा कर पाई। एवेन्यू के अंत में वह एक पल के लिए रुकी ताकि एक नज़र में घर को देख सके। यह इतालवी तरीके से एक विशाल मंडप जैसी इमारत थी, और इसके दोनों ओर एक छोटा निर्माण था, जिसे एक अमीर अंग्रेज ने नेपल्स में 2 साल रहने के बाद बनवाया था और तुरंत उससे घृणा करने लगा था। मैं मैडम को घर पर ले जाऊंगा, माली ने कहा, लेकिन वो उससे पूरी तरह से आगे निकल गई थी, और उसने चिल्लाकर कहा कि वह खुद को बाहर न निकाले और वह अकेले ही घर का निरीक्षण करेगी। उसने कहा कि वह ऐसा करना पसंद करती है, और अपनी टोपी उतारे बिना वह अलग अलग कमरों में भाग गई। ऐसा करते हुए उसने ज़ोए को पुकारा, प्रत्येक गलियारे के एक छोर से दूसरे छोर तक अपने विचार चिल्लाए और खाली घर को, जो लंबे समय से निर्जन था, विस्मय और हंसी के फटकों से भर दिया। सबसे पहले हॉल था। ये थोड़ा नम था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें सोने वाला नहीं था। फिर ड्राइंग रूम आया, काफी आकर्षक ड्राइंग रूम, जिसकी खिड़कियां लॉन पर खुलती थीं। केवल वहां की लाल असबाब भयानक थी, वह सब बदल देगी। डाइनिंग रूम के बारे में अच्छा, यह एक प्यारा डाइनिंग रूम था, है ना? पेरिस में अगर आपके पास इतना बड़ा डाइनिंग रूम होता तो आप कितनी बड़ी धमाका कर सकते थे। जब वह पहली मंजिल पर ऊपर जा रही थी, तो उसे लगा कि उसने रसोई नहीं देखी है, और वह फिर से नीचे गई और खुशी से चिल्लाने लगी। ज़ोए को सिंक के सुंदर आयामों और चूल्हे की चौड़ाई की प्रशंसा करनी चाहिए, जहां आप भेड़ को भून सकते थे। जब वह फिर से ऊपर गई, तो उसका बेडरूम विशेष रूप से उसे मंत्रमुग्ध कर गया। इसे ऑर्लियंस के एक असबाबकार ने नाजुक गुलाबी रंग के लुई 16 क्रेटन के साथ लटका दिया था। अरे हाँ, ऐसे कमरे में किसी को भी खुशी से सोना चाहिए, क्यों? ये वास्तव में एक बेहतरीन बेडरूम था। फिर 4 या 5 अतिथि कक्षाएं और फिर कुछ शानदार गैरेज, जो ट्रंक और बक्से के लिए बेहद सुविधाजनक होंगे। ज़ोए बहुत रूखी दिख रही थी और मैडम के पीछे पीछे चलते हुए हर कमरे में एक ठंडी नज़र डाली। उसने नाना को खड़ी गैरेज सीढ़ी पर गायब होते देखा और कहा, धन्यवाद, मुझे अपने पैर तोड़ने की जरा भी इच्छा नहीं है। लेकिन दूर से एक आवाज की ध्वनि उसके पास पहुंची। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह चिमनी से सीटी बजाती हुई आ रही है। ज़ोए, ज़ोए, तुम कहाँ हो? ऊपर आओ, जरूर, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये परियों की दुनिया जैसा है। ज़ोए बड़बड़ाते हुए ऊपर चली गई। छत पर उसने अपनी मालकिन को ईंटों की रेलिंग के सहारे झुकते हुए और खामोशी में फैली घाटी को निहारते हुए पाया। क्षितिज असीम रूप से चौड़ा था, लेकिन अब ये ग्रे वाष्प के द्रव्यमान से ढका हुआ था, और एक भयंकर हवा उसके सामने अच्छी बारिश ला रही थी। नाना को अपनी टोपी को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा ताकि वो उड़ न जाए, जबकि उसके पेटीकोट उसके पीछे बह रहे थे, एक झंडे की तरह फड़फड़ा रहे थे। नहीं, अगर मुझे पता चल जाए।
जोए ने तुरंत अपना सिर अंदर खींचते हुए कहा, मैडम उड़ जाएंगी, कितना भयानक मौसम है। मैडम ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपने सिर को छज्जे के ऊपर रखकर नीचे के मैदान को देख रही थी। वह 7 या 8 एकड़ जमीन थी जो दीवार से घिरी हुई थी। फिर किचन गार्डन के नज़ारे ने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो पीछे की ओर भागी, सीढ़ियों के ऊपर महिला की नौकरानी को धक्का देकर और जोर से बोली, ये गोभी से भरा हुआ है। ओह कितने बढ़िया, और सलाद और सॉरेल और प्याज और सब कुछ। चलो जल्दी करो। अब बारिश और तेज हो गई थी और उसने अपना सफ़ेद रेशमी छत्र खोला और बगीचे की सैर पर दौड़ पड़ी। मैडम को सर्दी लग जाएगी, जोए चिल्लाई, जो बगीचे के दरवाजे पर शामियाने के नीचे चुपचाप खड़ी थी। लेकिन मैडम चीज़ों को देखना चाहती थी और प्रत्येक नई खोज पर उनके मन में आश्चर्य की लहर दौड़ जाती थी। जोए, ये पालक है, ज़रूर आना। अरे अटचोक तो देखो, वे मज़ेदार हैं। तो वे ज़मीन में उगते हैं, है न? अब वो क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता। ज़रूर आना जोए, शायद तुम्हें पता हो। महिला की नौकरानी ने 1 इंच भी नहीं हिलाया। मैडम वाकई पागल हो गई होंगी। अब बारिश मूसलाधार हो रही थी और छोटा सा सफ़ेद रेशमी सनशेड पहले से ही उसके कारण काला हो गया था। नहीं, यह मैडम को आश्रय दे रहा था, जिनकी स्कर्ट भीग रही थी। लेकिन इससे उन्हें ज़रा भी परेशानी नहीं हुई और मूसलाधार बारिश में वह रसोई के बगीचे और बगीचे में गई, हर फलदार पेड़ के सामने रुकी और सब्जियों के हर बिस्तर पर झुकी। फिर वह दौड़ी और कुएं में झांकी और एक फ्रेम उठाया ताकि देख सके कि उसके नीचे क्या है और एक विशाल कद्दू के विचार में खो गई। वो हर एक बगीचे की सैर पर जाना चाहती थी और उन सभी चीज़ों को तुरंत अपने कब्जे में लेना चाहती थी, जिनके बारे में वो पुराने दिनों में सपने देखा करती थी, जब वो पेरिस की सड़कों पर एक लापरवाह काम करने वाली लड़की थी। बारिश दोगुनी हो गई, लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और केवल इस विचार से दुखी थी कि दिन का उजाला फीका पड़ रहा है। वो अब स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी और चीज़ों को अपनी उंगलियों से छूकर पता लगा रही थी कि वे क्या हैं। अचानक शाम के अंधेरे में उसकी नज़र स्ट्रॉबेरी के एक बगीचे पर पड़ी और उसके अंदर का सारा बचपना जाग उठा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, यहाँ कुछ है, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। एक प्लेट, जोए, आओ और स्ट्रॉबेरी तोड़ो। और अपनी छतरी गिराकर नाना बारिश की पूरी ताकत के बीच कीचड़ में दुबक गई। भीगे हाथों से उसने पत्तों के बीच से फल बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच जोई कोई प्लेट लेकर नहीं आई और जब युवती फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई तो वह डर गई। उसे लगा कि उसने अपने करीब कोई परछाई देख ली है। यह कोई जानवर है। वह चिल्लाई, लेकिन वह अचंभित होकर वहीं खड़ी रही। वह एक आदमी था और उसने उसे पहचान लिया। हे भगवान, ये बेबी है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बेबी? भगवान, मैं आ गया, बस इतना ही, जॉर्जेस ने उत्तर दिया। उसका सिर घूम गया। तुम्हें पता था कि मैं माली के जरिए तुम्हें बताकर आया हूँ। ओह, वह बेचारा बच्चा, क्यों, वह भीग रहा है। ओह, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ आते समय बारिश ने मुझे पकड़ लिया और फिर, चूंकि मैं गुमिरेज तक ऊपर की ओर नहीं जाना चाहता था, मैंने चौए को पार किया और एक धन्य गड्ढे में गिर गया। नाना ने तुरंत स्ट्रॉबेरी भूल गई। वह कांप रही थी और दया से भर गई थी। वह बेचारा प्यारा जिजी पानी से भरे गड्ढे में, और वो उसे अपने साथ घर की दिशा में खींच ले गई और एक भयंकर आग जलाने की बात कही। तुम्हें पता है, उसने उसे परछाई में रोकते हुए कहा, मैं छिपा हुआ था क्योंकि मुझे डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, जैसे पेरिस में होती है, जब मैं आकर तुमसे मिलता हूँ और तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होती हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जोर से हंस पड़ी और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। आज तक उसने हमेशा उसके साथ एक शरारती लड़के की तरह व्यवहार किया था, कभी भी उसकी घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लिया और उसके खर्च पर खुद को खुश किया जैसे कि वो कोई छोटा आदमी हो जिसका कोई महत्व ही न हो। उसे घर में स्थापित करने के लिए बहुत कुछ किया गया था। उसने पूरी तरह से अपने बेडरूम में आग जलाने पर जोर दिया, क्योंकि उसके स्वागत के लिए ये सबसे आरामदायक जगह थी। जॉर्जेस ने जोए को आश्चर्यचकित नहीं किया था, जो सभी प्रकार की मुठभेड़ों की आदी थी,
लेकिन माली, जो लकड़ी को ऊपर ले आया था, इस टपकते हुए सज्जन को देखकर बहुत हैरान था, जिसके लिए उसे यकीन था कि उसने सामने का दरवाजा नहीं खोला था। हालांकि उसे निकाल दिया गया, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। एक दीपक कमरे में रोशनी कर रहा था और आग बहुत तेज लौ के साथ जल रही थी। वो कभी भी सूखेगा नहीं और उसे सर्दी लग जाएगी, नाना ने जॉर्जेस को कांपते हुए देखकर कहा। और उसके घर में पुरुषों के पतलून नहीं थे। वो माली को वापस बुलाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। ज़ोए, जो ड्रेसिंग रूम में ट्रंक खोल रही थी, अपनी मालकिन के लिए अंडरवियर का एक सेट लेकर आई, जिसमें एक शिफ्ट और कुछ पेटीकोट के साथ ड्रेसिंग जैकेट शामिल था। ओह, ये तो पहली दर है, युवती चिल्लाई। जेड सब कुछ पहन सकती है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, है न? जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएं तो तुम उन्हें फिर से पहन सकती हो और फिर जल्दी से जल्दी उतार सकती हो, ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे न। जल्दी करो, मैं भी ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। 10 मिनट बाद जब वह चाय के गाउन में पुनः प्रकट हुई, तो उसने पूर्ण आनंद में अपने हाथ जोड़ लिए। ओह प्रिया, एक छोटी औरत की तरह कपड़े पहने हुए वह कितना प्यारा लग रहा है। उसने बस एक लंबा नाइटगाउन पहना था जिसमें सामने की तरफ एक इंसर्ट था, एक जोड़ी काम की हुई ड्रॉयर और ड्रेसिंग जैकेट जो लेस से सजा हुआ एक लंबा कैम्ब्रिक परिधान था। इस तरह के कपड़े पहने हुए और अपनी नाजुक युवा भुजाओं को दिखाते हुए और अपने चमकीले गीले बालों को लगभग अपने कंधों तक गिरते हुए वह बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रहा था। क्यों, वह भी मेरी तरह ही दुबला पतला है, नाना ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। ज़ोए, बस यहाँ आओ और देखो कि यह उस पर कैसा सूट करता है। यह उसके लिए बना है न? चोली वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब, जो बहुत बड़ा है। उसके पास उतना नहीं है जितना मेरे पास है, बेचारी प्यारी जिजी। ओह, यकीनन मैं वहाँ थोड़ा सा चाहता हूँ, जॉर्जेस ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों इस बात से बहुत खुश हुए। नाना ने ड्रेसिंग जैकेट को ऊपर से नीचे तक बटन लगाना शुरू कर दिया था ताकि वह काफी सभ्य दिख सके। फिर उसने उसे ऐसे घुमाया जैसे वह कोई गुड़िया हो, उसे हल्के हल्के थपथपाए, स्कर्ट को पीछे से अच्छी तरह बाहर निकाला। जिसके बाद उसने उससे सवाल पूछे, क्या वह सहज था? क्या उसे गर्मी लग रही थी? जाउन्स, हाँ, वो सहज था। महिलाओं की शिफ्ट से ज्यादा अच्छी और गर्म कोई चीज नहीं थी। अगर वह कर सकता तो वह हमेशा इसे पहनता। वो उसमें इधर उधर घूमता रहा, उस बढ़िया लिनन और उस मर्दाना परिधान के कोमल स्पर्श से खुश था, जिसकी तहों में उसे लगा कि उसने नाना के अपने गर्म जीवन का कुछ हिस्सा खोज लिया है। इस बीच ज़ोए ने भीगे हुए कपड़ों को रसोई में ले जाकर बेल की टहनी की आग के सामने जल्दी से जल्दी सुखाने की कोशिश की। फिर जॉर्जेस, जो आराम कुर्सी पर बैठा था, ने एक कबूलनामा करने की हिम्मत की। मैं कहता हूँ, क्या तुम आज शाम को खाना खिलाओगे? मैं भूख से मर रहा हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है। नाना को गुस्सा आ गया। माँ के घर से खाली पेट चले जाना और पानी से भरे गड्ढे में गिर जाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। लेकिन वह भी शिकारी की तरह भूखी थी। उन्हें निश्चित रूप से खाना चाहिए। बस उन्हें वही खाना होगा जो उन्हें मिल सके। इसके बाद आग के सामने एक गोल मेज बिछाई गई और उस पर सबसे अजीबोगरीब डिनर परोसा गया। ज़ोए माली के पास भागी, उसने गोभी का सूप पकाया था, ताकि अगर मैडम ऑर्लियंस में उनके आने से पहले भोजन न करे तो उसे परोसा जा सके। मैडम, वास्तव में, उसे भेजे गए पत्र में ये बताना भूल गई थी कि उसे क्या तैयार करना है। सौभाग्य से तहखाने में अच्छी तरह से सामान रखा हुआ था। तदनुसार उनके पास गोभी का सूप था, उसके बाद बेकन का एक टुकड़ा। फिर नाना ने अपने हैंडबैग में तलाशी ली और उसमें ढेर सारा सामान मिला, जिसे उसने सावधानी से उसमें भर दिया था। उदाहरण के लिए, एक स्ट्रासबर्ग पेटे और मिठाई का एक बैग और कुछ संतरे थे। इसलिए वे दोनों राक्षसों की तरह खाते रहे और अपनी स्वस्थ युवा भूख को संतुष्ट करते हुए एक दूसरे के साथ सहज और अच्छे व्यवहार से पेश आए। नाना जॉर्जेस को प्यारी बूढ़ी लड़की कहकर पुकारती रही। यह एक ऐसा संबोधन था जो उसे एक साथ कोमल और परिचित लगा। मिठाई के समय ज़ोए को और अधिक परेशानी न देने के लिए
उन्होंने एक ही चम्मच को बारी बारी से इस्तेमाल किया और अलमारी के ऊपर से मिले संरक्षित खाद्य पदार्थों के बर्तन को नष्ट कर दिया। ओह, तुम प्यारी बूढ़ी लड़की हो, नाना ने गोल मेज को पीछे धकेलते हुए कहा। मैंने पिछले 10 सालों में इतना अच्छा खाना नहीं बनाया है। फिर भी देर हो रही थी और वह अपने लड़के को विदा करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उस पर तरह तरह की बातें शक के दायरे में आ जाएंगी। लेकिन वह कहता रहा कि उसके पास बहुत समय है। इस मामले में उसके कपड़े ठीक से सूख नहीं रहे थे और ज़ोई ने कहा कि कम से कम 1 घंटा और लगेगा, और चूंकि वह यात्रा की थकान के कारण नींद से भर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे बिस्तर पर भेज दिया। जिसके बाद वे खामोश घर में अकेले थे। यह एक बहुत ही मनमोहक शाम थी। जलती हुई अंगारों के बीच आग बुझ रही थी और बड़े नीले कमरे में, जहां ज़ोए ने ऊपर जाने से पहले बिस्तर लगाया था, हवा थोड़ी दमनकारी लग रही थी। नाना भारी गर्मी से अभिभूत होकर कुछ मिनटों के लिए खिड़की खोलने के लिए उठी और ऐसा करते समय वह थोड़ा रो पड़ी। हे भगवान, ये कितना सुंदर है! देखो, प्यारी बूढ़ी लड़की। जॉर्जेस ऊपर आ गया था और जैसे कि खिड़की की सलाखें पर्याप्त चौड़ी नहीं थीं, उसने अपनी बांह नाना की कमर के चारों ओर डाल दी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मौसम में अचानक बदलाव आया था, आसमान साफ हो रहा था और पूर्णिमा ने देश को अपनी सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया था। घाटी पर एक संप्रभु शांति छाई हुई थी। यह मैदान की विशाल दूरियों पर खुलने के साथ साथ व्यापक और बड़ा लग रहा था, जहां पेड़ एक चमकदार और लहर रहित झील के बीच छोटे छायादार द्वीपों की तरह उभरे हुए थे। और नाना का दिल कोमल हो गया, उसने खुद को फिर से एक बच्ची महसूस किया। निश्चित रूप से उसने इस तरह की रातों का सपना देखा था, एक ऐसे युग में जिसे वह याद नहीं कर सकती थी। ट्रेन से उतरने के बाद से संवेदना की हर वस्तु, विस्तृत देहात, उनकी तीखी खुशबू वाली हरी चीजें, घर, सब्जियां ने उसे इस हद तक उत्तेजित कर दिया था कि अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने 20 साल पहले पेरिस छोड़ दिया था। कल का अस्तित्व बहुत दूर था और वह उन संवेदनाओं से भरी हुई थी जिनका उसे पहले कोई अनुभव नहीं था। इस बीच जॉर्जेस उसकी गर्दन पर हल्के हल्के चुंबन दे रहा था और इससे फिर से उसकी मीठी बेचैनी बढ़ गई। झिझकते हुए हाथ से उसने उसे अपने से दूर धकेल दिया, मानो वह कोई बच्चा हो जिसकी स्नेह भरी हरकतें उसे थका रही हों, और एक बार फिर उसने उससे कहा कि उसे चले जाना चाहिए। उसने उसकी बात का विरोध नहीं किया। सब कुछ सही समय पर होगा, वह सब कुछ सही समय पर करेगा। लेकिन एक चिड़िया ने अपना गाना शुरू किया और फिर चुप हो गई। ये खिड़की के नीचे एक बड़े पेड़ पर बैठा एक रॉबिन पक्षी था। 1 मिनट रुको, जॉर्जेस फुसफुसाया, दीपक उसे डरा रहा है। मैं उसे बुझा दूंगा। और जब वह वापस आया और उसकी कमर को फिर से पकड़ा तो उसने कहा, हम इसे 1 मिनट में पुनः जला देंगे। फिर जब उसने रॉबिन और लड़के को अपनी तरफ दबाते हुए सुना तो नाना को याद आया। अरे हाँ, ये सब उसे उपन्यासों में ही पता चला था। दूसरे दिनों में वह पूर्णिमा और रॉबिन और उसके लिए प्यार से मरते हुए लड़के को पाने के लिए अपना दिल दे देती। हे भगवान, वह रो सकती थी। ये सब उसे कितना अच्छा और आकर्षक लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह ईमानदारी से जीने के लिए पैदा हुई थी। इसलिए उसने जॉर्जेस को फिर से दूर धकेल दिया और वह और भी साहसी हो गया। नहीं, मुझे रहने दो। मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारी उम्र में ये बहुत बुरा होगा। अब सुनो, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। अचानक शर्म की भावना ने उसे जकड़ लिया। वह बहुत शर्मा रही थी और फिर भी कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उनके पीछे का कमरा काली रात से भरा हुआ था, जबकि देश उनके सामने सन्नाटे और बेजान अकेलेपन में फैला हुआ था। उसने पहले कभी शर्म की ऐसी भावना नहीं देखी थी। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति कम होती जा रही है, और वह भी उसके विपरीत शर्मनाक प्रयासों के बावजूद। उसका वह भेष, वह महिला की पोशाक और वह ड्रेसिंग जैकेट उसे फिर से हंसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्लफ्रेंड उसे चिढ़ा रही हो। ओह, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसने आखिरी प्रयास के बाद हकलाते हुए कहा। और इसके साथ ही उस प्यारी रात के सामने वह एक युवा कुंवारी की तरह इस छोटे से बच्चे की बाहों में डूब गई।
पूरा घर सो गया। अगली सुबह लेस फोंडेट्स में जब दोपहर के भोजन के लिए घंटी बजी तो डाइनिंग रूम की मेज अब मेहमानों के लिए बहुत बड़ी नहीं रह गई थी। फॉचेरी और डागुनेट को एक साथ एक डिब्बे में चढ़ाया गया था और उनके बाद काउंट डे वंदेवरस के साथ एक और गाड़ी आई थी जो अगली ट्रेन से आई थी। जॉर्जेस सबसे आखिर में नीचे आया। वह थोड़ा पीला दिख रहा था और उसकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन सवालों के जवाब में उसने कहा कि वो बहुत बेहतर है, हालांकि वह अभी भी हमले की हिंसा से कुछ हद तक हिल गया था। मैडम ह्यूगन ने एक चिंतित मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और अपने बालों को ठीक किया जो उस सुबह लापरवाही से कंघी किए हुए थे, लेकिन वह पीछे हट गया जैसे कि इस कोमल छोटी सी हरकत से शर्मिंदा हो। भोजन के दौरान उसने वंदेवरस को बहुत खुशी से चिढ़ाया और कहा कि वो पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा, आखिरकार तुम यहाँ हो। तुमने ये कैसे प्रबंधित किया? वेंडेवरेस ने भी उसकी बातों को उतनी ही खुशी से लिया। उसने उसे बताया कि उसने कल क्लब में बहुत सारा पैसा खो दिया था और उसके बाद वह देश में ही रहने के इरादे से आया था। मेरी बात पर यकीन करो, हाँ, अगर तुम मेरे लिए इस देहाती इलाके में कोई वारिस ढूंढ सको। यहाँ जरूर बहुत अच्छी औरतें होंगी। बूढ़ी महिला ने अपने बेटे के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए डेग्नेट और फाउचेरी को बराबर धन्यवाद दिया और फिर उसे बहुत खुशी हुई जब उसने मार्क्विस डी चॉड को कमरे में प्रवेश करते देखा। तीसरी गाड़ी उसे लेकर आई थी। यार, तुमने आज इसे अपनी मुलाकात की जगह बना लिया है। वह रो पड़ी। तुमने हर जगह बात फैला दी है। लेकिन क्या हो रहा है? सालों से मैं तुम सबको एक साथ लाने में कभी सफल नहीं हुई और अब तुम सब एक साथ आ गए। ओह, मैं निश्चित रूप से शिकायत नहीं करती। एक और जगह रखी गई थी। फाउचेरी ने खुद को काउंटेस सबाइन के बगल में पाया, जिसकी जीवंतता और उल्लास ने उसे तब आश्चर्यचकित कर दिया जब उसे रूए मिरोमेस्निल ड्राइंग रूम में उसकी झुकी हुई सुस्त अवस्था याद आई। दूसरी ओर डागुनेट, जो एस्टेले के बाईं ओर बैठी थी, उस लंबी चुप लड़की के साथ उसके निकटता से थोड़ा परेशान लग रही थी। उसकी कोहनी की कोणीयता उसे अप्रिय लगी। मुफ्त और चॉड ने एक दूसरे को चुपके से देखा था जबकि वेंडेवर्स अपनी आने वाली शादी के बारे में मजाक कर रहा था। महिलाओं की बात करते हुए मैडम ह्यूगन ने ये कहकर बात समाप्त की, मेरे पास एक नया पड़ोसी है जिसे आप शायद जानते होंगे। और उसने नाना का जिक्र किया। वेंडेवरेस ने सबसे जीवंत आश्चर्य व्यक्त किया। अच्छा, ये तो अजीब बात है। नाना की संपत्ति यहीं पास में है। फाउचेरी और डागुनेट ने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया, जबकि मार्क्विस डी चॉड ने मुर्गे के स्तन पर चर्चा की, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वे उनका मतलब समझ पाए। उनमें से एक भी आदमी मुस्कुराया नहीं था। जरूर, बुढ़िया ने आगे कहा, और जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो कल शाम को ला मिग्नोट पहुंच गया, जैसा कि मैं कह रही थी। मुझे आज सुबह माली से इसकी जानकारी मिली। इन शब्दों पर सज्जन अपने वास्तविक आश्चर्य को छिपा नहीं सके। वे सबने ऊपर देखा। क्या? नाना नीचे आ गई थी, लेकिन वे अगले दिन ही उसका इंतजार कर रहे थे। वे निजी तौर पर यह सोच रहे थे कि वे उससे पहले पहुंच जाएंगे। जॉर्जेस अकेला बैठा था और अपनी पलकें झुकाए और थका हुआ भाव लिए अपने शीशे को देख रहा था। दोपहर के भोजन की शुरुआत से ही वो खुली आंखों और होठों पर एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ सोता हुआ लग रहा था। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, मेरे जिजी? उसकी माँ ने पूछा, जो भोजन के दौरान पूरे समय उसे देखती रही थी। उन्होंने चौंककर कहा कि अब वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके चेहरे से एक थकी हुई, तृप्त अभिव्यक्ति नहीं मिटी, जो एक लड़की ने बहुत अधिक नृत्य किया हो। तुम्हारी गर्दन में क्या समस्या है? मैडम ह्यूगन ने चिंतित स्वर में पूछा। ये पूरी तरह लाल हो गई है। वह शर्मिंदा था और हकला रहा था। उसे पता नहीं था उसकी गर्दन में कोई समस्या नहीं थी। फिर उसने अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर किया। हाँ, किसी कीड़े ने मुझे वहां डंक मारा है। मार्क्विस डी चॉड ने उस छोटी सी लाल जगह पर एक तिरछी नजर डाली थी। मुफेट ने भी जॉर्जेस की ओर देखा। कंपनी दोपहर का भोजन समाप्त कर रही थी और विभिन्न भ्रमणों की योजना बना रही थी। काउंटेस सबाइन की हंसी से फॉचेरी का उत्साह बढ़ता जा रहा था। जब वो उसे फलों की एक डिश दे रहा था, तो उनके हाथ छू गए
और एक सेकंड के लिए उसने उसे ऐसे गहरे अर्थों से भरी आंखों से देखा कि उसे एक बार फिर उस रहस्य के बारे में सोचना पड़ा जो एक शाम को एक हंगामे भरे खाने के बाद उसे बताया गया था। फिर वो अब वही महिला नहीं थी, कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट था, और उसका ग्रे फाउलाद गाउन जो उसके कंधों पर ढीला ढाला था, उसकी नाजुक ऊंची ऊंची शान में एक तरह की छूट का स्पर्श जोड़ रहा था। जब वे मेज से उठे तो डागुनेट फाउचेरी के साथ ही रुकी रही ताकि उसे एस्टेल के बारे में निम्नलिखित व्यंग्यात्मक बातें बता सके। एक आदमी के हाथ में ये झाड़ू थमा देना अच्छा है। फिर भी जब पत्रकार ने उसे बताया कि दहेज के रूप में एस्टेल की कीमत कितनी है, तो वह गंभीर हो गया। 4 लाख फ्रैंक। और माँ फाउचेरी ने पूछा, वह ठीक है न? ओह, वो दैवज्ञ का काम करेगी, लेकिन यह संभव नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बकवास, हम कैसे जाने, हमें इंतजार करके देखना होगा। उस दिन बाहर जाना असंभव था क्योंकि बारिश अभी भी भारी हो रही थी। जॉर्जेस ने घटनास्थल से गायब होने की जल्दी की और अपने दरवाजे को डबल लॉक कर दिया था। ये सज्जन एक दूसरे को समझाने से बचते रहे, हालांकि वे उन कारणों से भ्रमित नहीं थे जिनके कारण वे एक साथ आए थे। वांडेवरेस, जो खेलने में बहुत बुरा समय बिता चुका था, ने वास्तव में एक मौसम के लिए परती पड़े रहने की धारणा को समझ लिया था, और वह अत्यधिक ऊब से बचने के लिए पड़ोस में नाना की उपस्थिति पर भरोसा कर रहा था। फाउचेरी ने रोज द्वारा दी गई छुट्टियों का लाभ उठाया था, जो उस समय बहुत व्यस्त थी। वह नाना के साथ दूसरी सूचना पर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था, अगर देहात की हवा उन्हें पारस्परिक रूप से स्नेही बना दे। डेगुनेट, जो स्टीनर के दृश्य में आने के बाद से उसके साथ थोड़ा उदास थी, पुराने संबंध को फिर से शुरू करने या कम से कम अवसर मिलने पर कुछ सुखद अवसरों को छीनने का सपना देख रही थी। मार्क्विस डी चौड के लिए वह समय और मौसम पर नजर रख रहा था, लेकिन उन सभी लोगों में जो वीनस के पदचिन्हों पर चलने में व्यस्त थे, वीनस जिसके गालों से रूजा अभी तक नहीं धुल पाया था, मुफ्त एक साथ सबसे उत्साही था और उसके दुखी अंगों में युद्धत इच्छा, भय और क्रोध की नई संवेदनाओं से सबसे अधिक पीड़ित था। उससे औपचारिक वादा किया गया था, नाना उसका इंतजार कर रही थी। फिर उसने उम्मीद से 2 दिन पहले ही क्यों विदा ले ली। उसने उसी शाम भोजन के बाद ला मिग्नोट जाने का निश्चय किया। रात को जब काउंट पार्क से बाहर जा रहा था, जॉर्जेस उसके पीछे भागा। उसने उसे गुमीरेस की सड़क पर छोड़ दिया, चौए को पार किया, नाना के सामने दौड़ा, बेदम, क्रोधित और आंखों में आंसू लिए। हाँ, वो सब कुछ समझ गया। वह बूढ़ा आदमी अब उसके पास आने वाला था, एक अपॉइंटमेंट लेने आ रहा था। नाना ईर्ष्या के इस उफान से हतप्रभ थी, और जिस तरह से चीजें हो रही थीं, उससे बहुत प्रभावित होकर उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी पूरी क्षमता से उसे सांत्वना दी। ओह नहीं, वो बिल्कुल गलत था, वह किसी की उम्मीद नहीं कर रही थी। अगर वह सज्जन आए तो यह उसकी गलती नहीं होगी। जिजी कितनी बड़ी मूर्ख थी कि बिना किसी बात के इतना गुस्सा हो रही थी। अपने बच्चे की आत्मा की कसम उसने कसम खाई कि वो अपने जॉर्जेस के अलावा किसी से प्यार नहीं करती, और ऐसा करके उसने उसे चूमा और उसके आंसू पोंछे। अब बस सुनो, तुम देखोगे कि यह सब तुम्हारे लिए है। जब वह थोड़ा शांत हो गया तो उसने कहा, स्टीना आ गया है, वह अब ऊपर है। तुम जानते हो डकी, मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के ने फुसफुसाया। ठीक है, तो फिर मैंने उसे कमरे के आखिर में रख दिया है। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। वह अपना ट्रंक खोल रहा है। चूंकि किसी ने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए जल्दी से भागो और मेरे कमरे में छिप जाओ और मेरा इंतजार करो। जॉर्जेस ने उस पर झपट्टा मारा और अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दीं। आखिर यह सच था, वो उससे थोड़ा प्यार करती थी, इसलिए वे कल की तरह ही लैंप बुझा देंगे और दिन निकलने तक अंधेरे में रहेंगे। फिर जैसे ही सामने के दरवाजे की घंटी बजी, वह चुपचाप खिसक गया। ऊपर बेडरूम में उसने तुरंत अपने जूते उतार दिए ताकि कोई शोर न हो और सीधे पर्दे के पीछे दुबककर शांत भाव से इंतजार करने लगा। नाना ने काउंट मुफ्त का स्वागत किया, जो अभी भी जोश से हिल रहा था, लेकिन अब कुछ हद तक शर्मिंदा था।
उसने उससे वादा किया था और उसे निभाना भी चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि वह एक गंभीर, व्यावहारिक प्रेमी है। लेकिन सच में, कल जो कुछ हुआ, उसका पूर्वानुमान कौन लगा सकता था? यात्रा और वह घर जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और भीगे हुए छोटे प्रेमी का आगमन। ये सब उसे कितना प्यारा लगा था और इसमें बने रहना कितना आनंददायक होगा। सज्जन के लिए यह बहुत बुरा था। पिछले 3 महीनों से वह उसे अपने पीछे लटकाए हुए थी, जबकि वह उसे और भड़काने के लिए पारंपरिकता का दिखावा कर रही थी। अच्छा, उसे लटकाए रखना ही होगा और अगर उसे यह पसंद नहीं है तो वह जा सकता है। वह जॉर्जेस से झूठ बोलने के बजाय सब कुछ छोड़ देती। काउंट ने खुद को पूरी औपचारिकता के साथ एक देहाती कॉलर की तरह बैठाया था। केवल उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वासना, जिसे नाना की कुशल चालें प्रतिदिन उत्तेजित करती थीं, ने आखिरकार उस आशावादी, अदूषित स्वभाव में भयंकर तबाही मचा दी थी। गंभीर आदमी, वह चैम्बरलेन जो ट्यूरी के राजकीय अपार्टमेंट में धीमे और गरिमापूर्ण कदमों से चलता था, अब हर रात अपने दांत अपने तकिए में गड़ाने के लिए मजबूर हो जाता था, जबकि झुंझलाहट के साथ वह अपने मन में एक कामुक आकृति की कल्पना करता था जो कभी नहीं बदलती थी। लेकिन इस बार वह यातना को समाप्त करने के लिए दृढ़ था। शाम के अंधेरे में मुख्य सड़क पर आते हुए उसने एक भयंकर कार्रवाई का विचार किया था। और जैसे ही उसने अपनी शुरुआती टिप्पणी समाप्त की, उसने दोनों हाथों से नाना को पकड़ने की कोशिश की। नहीं, अपना ख्याल रखना, उसने सरलता से कहा। वह नाराज नहीं हुई, बल्कि वह मुस्कुराई भी। उसने उसे फिर से पकड़ लिया, ऐसा करते हुए उसने अपने दांत भींच लिए। फिर जब वह छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उसने उसे बहुत ही भद्दे और बेरुखी से याद दिलाया कि वह रात को रुकने के लिए आया है। हालांकि इस बात पर वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन नाना ने मुस्कुराना बंद नहीं किया। उसने उसका हाथ थामा और अपने इनकार को नर्म करने के लिए बहुत ही परिचित तरीके से बात की। अब आओ, प्रिय, चुप रहो। साहब, मैं नहीं कर सकता, स्टीना ऊपर है। लेकिन वो खुद से बाहर था। उसने पहले कभी किसी आदमी को ऐसी हालत में नहीं देखा था। वो डर गई और उसकी चीखें दबाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर उसने धीमी आवाज में उससे चुप रहने और उसे अकेला छोड़ देने की विनती की। स्टीना नीचे आ रहा था। निश्चित रूप से चीजें बेवकूफ़ी भरी होती जा रही थीं। जब स्टीना कमरे में दाखिल हुआ तो उसने नाना को ये कहते हुए सुना, मैं देश से प्यार करता हूँ। वो अपनी गहरी कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी और उसने पलटकर अपना ध्यान भंग किया। यह महाशय ले कॉम्टे मुफ्त हैं, डार्लिंग। जब वे टहल रहे थे तो उन्होंने यहाँ एक रोशनी देखी और वे हमारा स्वागत करने के लिए अंदर आए। दोनों पुरुषों ने हाथ मिलाए। मुफेट, अपने चेहरे पर छाया लिए, 1-2 पल के लिए चुप खड़ा रहा। स्टीना उदास लग रहा था। फिर वे पेरिस के बारे में बातें करने लगे। वहाँ व्यापार ठप था, बदलाव पर घिनौनी चीजें हो रही थीं। जब 1/4 घंटा बीत गया तो मुफेट चला गया और जब युवती उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसने अगली रात के लिए कोई नियत समय तय करने की असफल कोशिश की। स्टीना लगभग तुरंत बाद बिस्तर पर चला गया। ऐसा करते हुए वो उन चिरस्थायी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बड़बड़ा रहा था जो एशिया जाति को परेशान करती थीं। आखिरकार दोनों बूढ़े लड़कों को भेज दिया गया था। जब वो उसके पास वापस आ पाई तो नाना ने पाया कि जॉर्जेस अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। कमरा अंधेरा था। उसने उसे खींचकर फर्श पर लिटा दिया जबकि वो उसके पास बैठी थी और साथ में वे दोनों खेल खेल में जमीन पर लौटने लगे, बीच बीच में रुकते और जब भी वे अपने नंगे पैरों को किसी फर्नीचर के टुकड़े से टकराते तो अपनी हंसी को चुंबनों से दबा देते। दूर गुमीरेस की सड़क पर काउंट मफेट धीरे धीरे घर की ओर चल रहा था और हाथ में टोपी लिए रात की ताजगी और खामोशी में अपने जलते हुए माथे को धो रहा था। उसके बाद के दिनों में नाना को जीवन प्यारा लगने लगा। लड़के की बाहों में वह फिर से 15 साल की लड़की बन गई और इस नए बचपन के प्यार के स्नेह भरे प्रभाव में एक बार फिर उस प्रकृति में खिल उठी जो दूसरे लिंग की सेवा में घिनौनी और घृणित हो गई थी। उसे अचानक शर्मिंदगी महसूस होती, अचानक तीव्र भावनाएं जो उसे कांपने लगतीं।
वह हंसना और रोना चाहती थी, और वह घबराहट कुंवारी भावनाओं से घिर गई, जो गर्म इच्छाओं के साथ मिलकर उसे फिर से शर्मसार कर देती थीं। उसने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। देश ने उसे कोमल विचारों से भर दिया। एक छोटी लड़की के रूप में वो लंबे समय से एक घास के मैदान में रहना चाहती थी, एक बकरी चराना चाहती थी, क्योंकि एक दिन उसने किले की छत पर एक बकरी को अपने रस्सों के सिरे पर मिमियाते हुए देखा था। अब ये संपत्ति, ये जमीन का टुकड़ा जो उसका है, उसके दिल को फुला रहा था, इतनी पूरी तरह से उसकी पुरानी महत्वाकांक्षा को पार कर गया था। एक बार फिर उसने लड़कियों की चिटों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनोखी अनुभूतियों का स्वाद चखा, और रात को जब वह ऊपर गई, खुली हवा में दिन भर की थकान और हरी पत्तियों की खुशबू से मदहोश होकर, और पर्दे के पीछे अपनी जेड से मिलने गई, तो उसने खुद को छुट्टियों के मौज मस्ती का आनंद ले रही एक स्कूली छात्रा के रूप में कल्पना की। उसने सोचा, यह एक प्रेम संबंध था, एक युवा चचेरे भाई के साथ जिससे उसकी शादी होने वाली थी, और इसलिए वह थोड़ी सी भी आवाज से कांप उठती और डरती कि कहीं उसके माता पिता उसे सुन न लें, जबकि वह स्वादिष्ट प्रयोग कर रही थी और एक लड़की के सद्गुण के मार्ग से पहली बार भटकने के कारण होने वाले कामुक भय को सह रही थी। नाना उन दिनों भावुक लड़कियों की तरह कल्पनाओं में खोई रहती थीं। वह घंटों चांद को निहारती रहती थीं। एक रात उनका मन हुआ कि जब घर के सभी लोग सो रहे हों, तो जॉर्जेस के साथ बगीचे में जाएं। वहां पहुंचकर वे पेड़ों के नीचे टहलते, एक दूसरे की कमर में बाहें डाले, और अंत में जाकर घास पर लेट जाते, जहां उस उन्हें पूरी तरह से भिगो रही थी। एक और अवसर पर, बेडरूम में एक लंबी खामोशी के बाद, वह लड़के की गर्दन पर गिर पड़ी और टूटी फूटी आवाज में कहने लगी कि उसे मरने से डर लगता है। वह अक्सर मैडम लेराट की पसंदीदा गाथा गाती थी, जो फूलों और पक्षियों से भरी होती थी। गीत उसे पिघला देता था और वह आंसू बहाती थी, और जॉर्जेस को एक भावुक आलिंगन में जकड़ने और उससे अमर स्नेह की कस्में लेने के लिए बीच में ही गाना बंद कर देती थी। संक्षेप में, वह बहुत ही मूर्ख थी, जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करती है। जब वे दोनों पुनः एक दूसरे के साथ खुशमिजाज हो गए और बिस्तर के किनारे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे, इस दौरान अपनी नंगी टांगें बिस्तर पर लटकाए रहे और अपनी एड़ियों को बिस्तर की लकड़ी वाली सतह पर थपथपाने लगे। लेकिन जिस बात ने युवती के दिल को पिघला दिया, वह था लुइसेट का आना। उसके पास मात्र स्नेह की ऐसी धार थी जो पागलों की तरह हिंसक थी। वह अपने बेटे को धूप में ले जाती और उसे लात मारते हुए देखती, वो उसे छोटे राजकुमार की तरह कपड़े पहनाती और घास में उसके साथ लौटती। जैसे ही वह आता, वह तय कर लेती कि वह उसके पास ही सोएगा, उसके बगल वाले कमरे में, जहां मैडम लेराट, जिस पर देश का बहुत प्रभाव था, तकिए को सिर से छूते ही खर्राटे लेने लगती थी। लुइसेट ने जिजी की स्थिति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके विपरीत, नाना ने कहा कि अब उसके 2 बच्चे हैं, और वह उनके साथ उसी तरह की कोमलता से पेश आती है। रात में 10 से अधिक बार, वह जिजी को छोड़कर ये देखने जाती कि लुइसेट ठीक से सांस ले रहा है या नहीं, लेकिन वापस आने पर वह अपने जिजी को फिर से गले लगा लेती और उस पर वही लाड़ प्यार लुटाती जो बच्चे के लिए नियत था। वह मां बनने का नाटक कर रही थी, जबकि वह दुष्टतापूर्वक उस महान लड़की की बाहों में झूलने का आनंद ले रहा था और खुद को एक बच्चे की तरह इधर उधर झुलाने दे रहा था जिसे सोने के लिए भेजा जा रहा हो। ये सब इतना आनंददायक था, और नाना अपने वर्तमान अस्तित्व से इतनी मंत्रमुग्ध थी कि उसने गंभीरता से उससे देश कभी न छोड़ने का प्रस्ताव रखा। वे सभी अन्य लोगों को दूर भेज देंगे, और वो और बच्चा अकेले रहेंगे। और इसके साथ ही वे भोर तक 1000 योजनाएं बनाते और एक बार भी मैडम लेराट को नहीं सुनते, क्योंकि वह देश के फूलों को चुनने में बिताए दिन की थकान के बाद जोर से खर्राटे ले रही थी। यह आकर्षक जीवन लगभग 1 सप्ताह तक चला। काउंट मुफेट हर शाम आता और फिर अस्त व्यस्त चेहरे और जलते हाथों के साथ चला जाता। एक शाम तो उसका स्वागत भी नहीं किया गया, क्योंकि स्टीना को पेरिस भागना पड़ा था। उसे बताया गया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। जॉर्जेस को धोखा देने के विचार से नाना को हर दिन और भी घृणा होती जा रही थी। वो कितना मासूम लड़का था, और उसे उस पर इतना भरोसा था। अगर उसने उसे धोखा दिया होता तो वो खुद को सबसे नीच समझती।
इसके अलावा ऐसा करना उसे बीमार कर देता। ज़ोए, जिसने मूक तिरस्कार के साथ इस मामले में अपनी भागीदारी की, का मानना था कि मैडम मूर्ख बन रही थी। छठे दिन अचानक नाना के रमणीक निवास में आगंतुकों का एक समूह आ धमका। उसने वास्तव में लोगों के एक पूरे झुंड को आमंत्रित किया था, यह विश्वास करते हुए कि उनमें से कोई भी नहीं आएगा। और इसलिए एक दोपहर वह ला मिग्नोट के गेट के बाहर लोगों से भरी एक बस को रुकते देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई। ये हम हैं, मिग्नन चिल्लाया, सबसे पहले गाड़ी से उतरा और फिर अपने बेटों हेनरी और चार्ल्स को बाहर निकाला। इसके बाद लाबोर्डेट प्रकट हुई और महिलाओं की एक अंतहीन सूची सौंपने लगी। लूसी स्टीवर्ट, कैरोलिन हेकेट, टाटान नेने, मारिया ब्लोंड। नाना को उम्मीद थी कि यह यहीं खत्म हो जाएगा, जब ला फलोइस गागा और उसकी बेटी एमिली को अपनी कांपती बाहों में लेने के लिए सीढ़ी से कूद पड़ा। इस तरह लोगों की संख्या 11 हो गई। उनका स्थापित होना एक श्रमसाध्य कार्य साबित हुआ। ला मिग्नोट में 5 खाली कमरे थे, जिनमें से एक में पहले से ही मैडम लेराट और लुइसेट रहती थीं। सबसे बड़ा कमरा गागा और ला फलोइस की स्थापना के लिए समर्पित था, और यह निर्णय लिया गया कि एमिली को बगल के ड्रेसिंग रूम में ट्रकल बेड पर सोना चाहिए। मिग्नन और उनके 2 बेटों को तीसरा कमरा मिला, लाबोर्डेट को चौथा। इस प्रकार एक कमरा बचा जिसे लूसी, कैरोलिन, टाटान और मारिया के लिए 4 बिस्तरों वाले छात्रावास में बदल दिया गया। 1 घंटे के बाद, जब सभी लोग ठीक से बैठ गए, नाना, जो पहले गुस्से में थी, एक भव्य पैमाने पर मेजबानी करने के विचार से मंत्रमुग्ध हो गई। महिलाओं ने ला मिग्नोट के लिए उसकी तारीफ की। यह एक शानदार संपत्ति है, मेरी प्यारी। और फिर उन्होंने उसे पेरिस की हवा की एक अच्छी खुशबू दी, और सभी ने हंसी और विस्मय और जोरदार छोटे इशारों के साथ बात करते हुए उसे पिछले सप्ताह की सभी छोटी मोटी गपशप सुनाई। वैसे, और बोडेनवे के बारे में क्या? उसने उसकी शरारत के बारे में क्या कहा था? ओह, कुछ खास नहीं। पुलिस द्वारा उसे वापस लाने के बारे में चिल्लाने के बाद उसने बस रात में उसकी जगह किसी और को रख दिया था। छोटी वायोलिन सहायक थी और उसने गोरी वीनस के रूप में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त की थी। इस खबर ने नाना को काफी गंभीर बना दिया। अभी दोपहर के 4 बजे थे और आसपास घूमने जाने की चर्चा चल रही थी। ओह, मैंने तुम्हें नहीं बताया, नाना ने कहा, जब तुम आए तो मैं आलू लेने जा रही थी। इसके बाद वे सभी बिना अपने कपड़े बदले ही आलू खोदने चले गए। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। माली और 2 सहायक पहले से ही मैदान के अंत में आलू के खेत में थे। महिलाएं घुटनों के बल बैठ गईं और अपनी उंगलियों से सांचे में टटोलने लगीं। जब भी उन्हें असाधारण आकार का आलू मिला तो वे खुशी से चिल्लाने लगीं। उन्हें ये बहुत मज़ेदार लगा। लेकिन टाटान नेने जीत की स्थिति में थी। उसने अपनी युवावस्था में इतने सारे आलू इकट्ठा किए थे कि वह खुद को पूरी तरह से भूल गई और दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दी। इस दौरान उनके साथ हंसों जैसा व्यवहार किया। सज्जनों ने कम मेहनत की। मिग्नन हर इंच अच्छे नागरिक और पिता की तरह दिख रहे थे और उन्होंने देश में अपने प्रवास को अपने लड़कों की शिक्षा पूरी करने का अवसर बनाया। वास्तव में उन्होंने उनसे परमेंटिया के बारे में बात की। उस शाम का डिनर बहुत ही मज़ेदार था। सभी ने खूब खाया। नाना, जो बहुत ही उत्साहित थी, का अपने बटलर से गर्मजोशी से झगड़ा हुआ, जो ऑर्लियंस में बिशप के महल में सेवारत था। महिलाएं कॉफी पीते हुए धूम्रपान कर रही थीं। खुली खिड़कियों से मौज मस्ती की एक कानफोड़ू आवाज़ आ रही थी और शाम के शांत आसमान के नीचे दूर तक जा रही थी, जबकि गलियों में देर से आए किसान मुड़कर जलते हुए कमरों को देख रहे थे। ये बहुत थकाने वाला है कि तुम परसों वापस जा रहे हो, नाना ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी एक भ्रमण पर निकलेंगे। उन्होंने अगले रविवार को जाने का फैसला किया और चामोंट के पुराने मठ के खंडहरों को देखने गए, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर थे। ऑर्लियंस से 5 गाड़ियां आएंगी, दोपहर के भोजन के बाद कंपनी को ले जाएंगी और लगभग 7 बजे ला मिग्नोट में डिनर के लिए वापस लाएंगी। यह आनंददायक होगा। उस शाम, जैसा कि उसका रिवाज था, काउंट मुफेट बाहरी दरवाजे पर दस्तक देने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा। लेकिन चमकीली रोशनी वाली खिड़कियां और हंसी की आवाज़ें उसे चकित कर रही थीं।
लेकिन जब उसने मिग्नन की आवाज़ पहचानी तो वह सब कुछ समझ गया और इस नई बाधा पर भड़कते हुए चरम सीमा पर पहुंच गया, किसी हिंसक कृत्य पर आमादा हो गया। जॉर्जेस एक छोटे से दरवाजे से गुजरा जिसकी चाबी उसके पास थी, सीढ़ियों की दीवारों के साथ साथ फिसला और चुपचाप नाना के कमरे में चला गया। बस उसे आधी रात के बाद उसका इंतजार करना था। वो आखिरकार नशे में धुत और पिछली रातों से भी ज्यादा मातृत्वपूर्ण दिखाई दी। जब भी वह कुछ पीती थी तो वह इतनी कामुक हो जाती थी कि बेतुका लगने लगती थी। इसलिए अब उसने उसे चामोंट के मठ में साथ चलने के लिए जोर दिया, लेकिन वह इसके खिलाफ खड़ा था। उसे देखे जाने का डर था। अगर वो उसके साथ गाड़ी चलाते हुए देखा गया तो एक भयानक कांड हो जाएगा। लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी और एक अपमानित महिला की शोरगुल भरी निराशा को दर्शा रही थी। और इसके बाद उन्होंने उसे सांत्वना दी और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने का वादा किया। तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, उसने अचानक कहा। कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ओह मेरे प्यारे बूढ़े भालू, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें बहुत दुख होगा? कबूल करो। नाना के नज़दीकी इलाके में लेस फॉन्डेट्स में पार्टी पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। हर सुबह दोपहर के भोजन के दौरान अच्छी मैडम ह्यूगन खुद के बावजूद इस विषय पर लौटती थी। अपने मेहमानों को वो खबर बताती थी जो माली उसके लिए लाया था और उस आकर्षक जिज्ञासा का सबूत देती थी जिससे कुख्यात वेश्याएं सबसे योग्य बूढ़ी महिलाओं को भी प्रेरित करने में सक्षम होती हैं। हालांकि वह सहनशील थी, लेकिन बीमार होने की एक अस्पष्ट आशंका से वह विद्रोही और पागल हो जाती थी, जो उसे शाम को पूरी तरह से डरा देती थी, जैसे कि कोई जंगली जानवर किसी चिड़ियाघर से भाग गया हो और उसे ग्रामीण इलाकों में दुबके हुए होने का पता हो। वो अपने मेहमानों से थोड़ा झगड़ा करने लगी, जिन पर उसने ला मिग्नोटे के इर्द गिर्द घूमने का आरोप लगाया था। काउंट वैंड्यूवर्स को एक सुनहरे बालों वाली महिला के साथ हाई रोड पर हंसते हुए देखा गया था, लेकिन उसने खुद को इस आरोप से बचा लिया। उसने इनकार किया कि वह नाना थी। सच्चाई ये थी कि लूसी उसके साथ थी और उसने उसे बताया था कि कैसे उसने अपने तीसरे राजकुमार को घर से बाहर निकाल दिया था। मार्क्विस डी चॉड भी हर दिन बाहर जाता था, लेकिन उसका बहाना डॉक्टर के आदेश थे। डेगुनेट और फॉचेरी के प्रति मैडम ह्यूगन ने भी अन्याय किया। पूर्व ने विशेष रूप से लेस फोन्डेट्स को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने पुराने संबंध को नवीनीकृत करने का विचार छोड़ दिया था और एस्टेले को सबसे सम्मानजनक ध्यान देने में व्यस्त था। फॉचेरी भी मुफैत महिलाओं के साथ रहा। एक बार ही वह मिग्नन से फूलों की एक बांह लेकर मिला था, अपने बेटों को एक रास्ते में वनस्पति विज्ञान का कोर्स करवाते हुए। दोनों पुरुषों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को रोज के बारे में खबर दी। वह पूरी तरह से स्वस्थ और खुश थी। उन दोनों को उस सुबह उसका एक पत्र मिला था जिसमें उसने उनसे कुछ दिन और ताज़ी देहाती हवा का आनंद लेने का अनुरोध किया था। अपने सभी मेहमानों में से बूढ़ी महिला ने केवल काउंट मुफेट और जॉर्जेस को ही बख्शा। काउंट, जिसने कहा कि उसे ऑर्लियंस में गंभीर काम है, निश्चित रूप से बुरी महिला के पीछे नहीं भाग सकता था, और जॉर्जेस के लिए बेचारा बच्चा आखिरकार उसकी गंभीर चिंता का कारण बन गया था, ये देखकर कि हर शाम उसे भयानक बीमार सिरदर्द होता था जो उसे दिन के उजाले में बिस्तर पर लेटा देता था। इस बीच काउंटेस सबाइन की हर दोपहर काउंट मुफेट की अनुपस्थिति में फॉचेरी उनकी वफादार परिचारिका बन गई थी। जब भी वे पार्क के अंत में जाते तो वह उसका कैंपस्टूल और उसका संशेद ले जाता। इसके अलावा वो उसे दूसरे दर्जे के पत्रकार की तरह ही मौलिक व्यंग्य से खुश करता था, और ऐसा करके वो उसे अचानक उन अंतरंगताओं में से एक के लिए प्रेरित करता था जो देश में स्वीकार्य हैं। उसने स्पष्ट रूप से पहले से ही इसके लिए सहमति दे दी थी, क्योंकि वह एक ऐसे युवक की संगति में फिर से काफी लड़की बन गई थी जिसका शोरगुल वाला हास्य उसे समझौता करने की संभावना नहीं लग रहा था। लेकिन कभी कभी जब 1 या 2 सेकंड के लिए वे खुद को झाड़ियों के पीछे अकेला पाते तो उनकी आंखें मिल जाती, वे अपनी हंसी के बीच रुक जाते, अचानक गंभीर हो जाते और एक दूसरे को अंधकार में दृष्टि से देखते, मानो उन्होंने अपने अंतरतम दिलों को टटोल लिया हो और भविष्यवाणी कर ली हो। शुक्रवार को दोपहर के भोजन के समय एक नई जगह रखी जानी थी। थियोफाइल वेनोट, जिन्हें मैडम ह्यूगन ने पिछली सर्दियों में मफेट्स के यहाँ आमंत्रित किया था,
अभी अभी आए थे। वे विनम्रतापूर्वक आगे झुके बैठे थे और बहुत अच्छे स्वभाव के साथ व्यवहार कर रहे थे, जैसा कि एक महत्वहीन व्यक्ति के लिए उचित था, और न ही उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके साथ किस तरह का सम्मान किया जा रहा था। जब वे अपने साथियों को अपनी उपस्थिति भुलाने में सफल हो गए, तो वे मिठाई के दौरान चीनी के छोटे छोटे टुकड़े चबाते हुए बैठे रहे, डागुनेट की ओर तेजी से देखते रहे, जबकि डागुनेट एस्टेले को स्ट्रॉबेरी दे रही थी और फाउचेरी की बातें सुन रहे थे, जो अपने किसी किस्से पर काउंटेस को बहुत खुश कर रहे थे। जब भी कोई उनकी ओर देखता तो वे अपने शांत तरीके से मुस्कुराते। जब मेहमान मेज से उठे तो उन्होंने काउंट का हाथ पकड़ा और उन्हें पार्क में ले गए। वे अपनी मां की मृत्यु के बाद से ही काउंट पर बहुत प्रभाव डालने के लिए जाने जाते थे। वास्तव में उस घर में पूर्व वकील के प्रभुत्व के बारे में अनोखी कहानियां सुनाई जाती थीं। फाउचेरी, जिसे उसके आने से निस्संदेह शर्मिंदगी हुई, ने जॉर्जेस और डागुनेट को उस आदमी की संपत्ति के स्रोत के बारे में बताना शुरू किया। यह एक बड़ा मुकदमा था जिसका प्रबंधन जेसुइट्स ने उसे पिछले दिनों सौंपा था। उनकी राय में ये योग्य आदमी अपने सौम्य, मोटे चेहरे के बावजूद एक भयानक व्यक्ति था और दिन के इस समय में पादरी के सभी षड्यंत्रों में उसकी उंगली थी। दोनों युवकों ने इस पर मजाक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि छोटे बूढ़े सज्जन के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव था। एक अज्ञात वेनोट, एक विशाल वेनोट, जो पादरी के पूरे समूह के लिए काम कर रहा था, के विचार ने उन्हें एक हास्यास्पद आविष्कार के प्रकाश में मारा। लेकिन वे तब चुप हो गए जब, अभी भी बूढ़े आदमी की बांह पर झुके हुए, काउंट मफेट फिर से प्रकट हुए। उनके गाल सफ़ेद हो गए थे और आंखें लाल हो गई थीं, जैसे कि हाल ही में रोने से। मुझे यकीन है कि वे नरक के बारे में बातें कर रहे होंगे, फाउचेरी ने मजाकिया लहजे में कहा। काउंटेस सबाइन ने यह बात सुन ली। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उनकी आंखें उसी लंबी नज़र से मिली जिससे वे हमेशा के लिए बाहर निकलने से पहले एक दूसरे को समझदारी से देखने की आदी थीं। नाश्ते के बाद मेहमानों का रिवाज था कि वे मैदान के सामने छत पर बने छोटे से फूलों के बगीचे में चले जाएं। इस रविवार की दोपहर बहुत हल्की थी। सुबह 10 बजे के करीब बारिश के संकेत मिले थे, लेकिन आसमान बिना रुके दूधिया कोहरे में पिघल गया था, जो अब सुनहरी धूप में चमकदार धूल के बादल की तरह लटक रहा था। जल्द ही मैडम ह्यूगन ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें छत के नीचे एक छोटे से दरवाजे से नीचे उतरना चाहिए और गुमिरेस की दिशा में और चौए तक पैदल चलना चाहिए। वह पैदल चलने की शौकीन थी और अपनी 60 साल की उम्र को देखते हुए बहुत सक्रिय थी। इसके अलावा उसके सभी मेहमानों ने घोषणा की कि गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कुछ हद तक क्रम में वे नदी के ऊपर लकड़ी के पुल पर पहुंचे। फाउचेरी और डागुनेट ने मुफैत महिलाओं के साथ स्तंभ का नेतृत्व किया और उनके पीछे काउंट और मार्क्विस थे, जो मैडम ह्यूगन के दोनों ओर चल रहे थे, जबकि वेंड्यूवर्स, जो फैशनेबल दिख रहे थे और हाईरोड पर अपने तत्व से बाहर थे, सिगार पीते हुए पीछे मार्च कर रहे थे। वेनोट, कभी सुस्त होते हुए, कभी अपनी गति तेज करते हुए, मुस्कुराते हुए एक समूह से दूसरे समूह में जा रहे थे, मानो बातचीत का एक भी टुकड़ा खोने पर आमादा हूँ। ऑलियंस में बेचारे प्यारे जॉर्जेस के बारे में सोचो, मैडम ह्यूगन ने कहा। वह अपने बीमार सिरदर्द के विषय पर बूढ़े डॉक्टर टेवेनिया से परामर्श करने के लिए उत्सुक था, जो अब कभी बाहर नहीं जाता। हाँ, तुम उठे नहीं थे, क्योंकि वह 7 बजे से पहले चला गया था, लेकिन ये उसके लिए वैसे भी एक बदलाव होगा। वो ये कहते हुए रुकी, क्यों, उन्हें पुल पर क्या रोक रहा है? सच तो ये था कि महिलाएं और फाउचेरी और डागुनेट पुल के शिखर पर स्थिर खड़े थे। वे झिझक रहे थे, जैसे कोई बाधा या अन्य चीज उन्हें असहज कर रही हो, फिर भी रास्ता उनके सामने साफ दिख रहा था। आगे बढ़ो, काउंट चिल्लाया। वे कभी नहीं हिले और ऐसा लग रहा था कि वे किसी ऐसी चीज के आने पर नजर रख रहे हैं जिसे बाकी लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। वास्तव में सड़क काफी घुमावदार थी और उसके किनारे चिनार के पेड़ों की एक मोटी परत थी। फिर भी एक नीरस आवाज क्षण भर में तेज होने लगी और जल्द ही पहियों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें हंसी की चीखें और चाबुकों की चटकने की आवाजें शामिल थीं। फिर अचानक 5 गाड़ियां दिखाई दी, जो एक के पीछे एक चल रही थीं।
वे खचाखच भरी हुई थीं और सफ़ेद, नीली और गुलाबी परिधानों की एक आकाशगंगा से चमक रही थीं। यह क्या है? मैडम ह्यूगन ने आश्चर्य से पूछा। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे सचेत किया और वह अपने मार्ग पर इस तरह के अनपेक्षित आक्रमण पर क्रोधित हो उठी। ओह, वो औरत! वह बुदबुदाई, चलते रहो, प्रार्थना करते रहो। ऐसा लगता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाना और उसके साथियों को चामोंट के खंडहरों में ले जाने वाली 5 गाड़ियां सनकरे लकड़ी के पुल पर लुढ़क गईं। फॉचेरी, डागुनेट और मुफ्त महिलाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि मैडम ह्यूगन और अन्य को भी सड़क के किनारे भारतीय कतार में रुकना पड़ा। यह एक शानदार यात्रा थी। गाड़ियों में हंसी बंद हो गई थी और चेहरे जिज्ञासा के भाव से मुड़े हुए थे। प्रतिद्वंद्वी दलों ने एक दूसरे का जायजा लिया, जिसमें केवल घोड़ों की धीमी चाल से सन्नाटा टूटा था। पहली गाड़ी में मारिया ब्लॉन्ड और टाटान नेने डचेस की जोड़ी की तरह पीछे की ओर झुकी हुई थी, उनकी स्कर्ट पहियों पर फैली हुई थी, और जब वे गुजरी तो उन्होंने पैदल चल रही ईमानदार महिलाओं पर तिरस्कार भरी नजर डाली। फिर गागा आया, जिसने पूरी सीट भर ली और अपने बगल में ला फॉलोइस को आधा दबा दिया ताकि उसका छोटा सा चिंतित चेहरा ही दिखाई दे। इसके बाद कैरोलिन हेकेट लेबोडेट के साथ, लूसी स्टीवर्ट मिग्नन और उसके लड़कों के साथ और अंत में नाना स्टीनर के साथ विक्टोरिया में और उसके सामने ब्रैकेट सीट पर वह बेचारा, प्यारा जिजी, अपने घुटनों को उसके घुटनों से सटाए हुए था। यह उनमें से आखिरी है न? काउंटेस ने शांतिपूर्वक फॉचेरी से पूछा, साथ ही नाना को न पहचानने का नाटक भी किया। विक्टोरिया का पहिया उसके पास से छूता हुआ आया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र से देखा। ये वास्तव में उन क्षणिक जांचों में से एक था जो एक साथ पूर्ण और निश्चित होती हैं। पुरुषों के मामले में उन्होंने असाधारण रूप से व्यवहार किया। फॉचेरी और डगनेट ठंडे दिख रहे थे और किसी को नहीं पहचान पाए। मार्क्विस उनसे ज्यादा घबराया हुआ था और महिलाओं की ओर से किसी हास्यास्पद उग्रता से डर रहा था। उसने घास का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। केवल वेंड्यूवस, जो बाकी लोगों से कुछ अलग खड़ा था, ने लूसी को अदृश्य रूप से आंख मारी, जो उसके पास से गुजरते समय उसे देखकर मुस्कुराए। सावधान, एम, वेनोट ने काउंट मफेट के पीछे खड़े होकर फुसफुसाते हुए कहा था। नाना के इस भ्रामक दृश्य को देखकर वह अत्यधिक उत्तेजित हो गया, जबकि उसकी पत्नी धीरे धीरे घूमी और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी आंखें जमीन पर गड़ा दी, मानो वह सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज से बचना चाहता हो, जो उसकी इंद्रियों और दिल दोनों को बहा ले जा रही थीं। वह अपनी पीड़ा में जोर से रो सकता था, क्योंकि नाना की स्कर्ट के बीच जॉर्जेस को देखकर उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। एक साधारण बच्चा, वो ये सोचकर दिल टूट गया कि उसे उससे ज्यादा एक साधारण बच्चे को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। स्टीना उसके बराबर था, लेकिन वह बच्चा। इस बीच मैडम ह्यूगन ने जॉर्जेस को पहचाना ही नहीं। पुल पार करके वह नदी में कूदना चाहता था, लेकिन नाना के घुटनों ने उसे रोक लिया। फिर चादर की तरह सफ़ेद और बर्फीली ठंड में वह अपनी जगह पर अकड़कर बैठ गया और किसी की तरफ नहीं देखा। ये संभव था कि कोई उसे नोटिस न करे। हे भगवान, बुढ़िया ने अचानक कहा। जॉर्जेस उसके साथ है। गाड़ियाँ लोगों की असहज भीड़ के बीच से निकल गई थीं, जो उन्हें पहचानते तो थे, लेकिन फिर भी पहचानने का कोई संकेत नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी सी आलोचनात्मक मुलाकात सदियों से चल रही थी। और अब गाड़ियों के पहिए पहले से कहीं ज्यादा खुशी से लड़कियों को लेकर चले गए। वे स्वर्ग की ताज़ी हवा के झोंकों के बीच खुले खुले मैदान की ओर चल पड़े। चमकीले रंग के कपड़े हवा में लहरा रहे थे, और जब यात्री मजाक करने लगे और सड़क के किनारे झुंझलाहट से भरे नजरों से रुके हुए सम्मानित लोगों की ओर देखने लगे, तो फिर से हंसी फूट पड़ी। पीछे मुड़कर नाना ने देखा कि पैदल चलने वाला दल हिचकिचा रहा था और फिर पुल पार किए बिना जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। मैडम ह्यूगन काउंट मुफेट की बांह पर चुपचाप झुकी हुई थी, और उसकी सूरत इतनी उदास थी कि कोई भी उसे सांत्वना देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने पूछा, क्या तुमने फॉचेरी को देखा, प्रिय?
नाना ने लूसी से चिल्लाकर पूछा, जो सामने गाड़ी से बाहर झुकी हुई थी। वह कितना क्रूर था, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पॉल भी, एक ऐसा साथी जिसके प्रति मैं बहुत दयालु रहा हूँ। कोई निशान नहीं, वे विनम्र हैं, मुझे यकीन है। और इसके साथ ही उसने स्टीना को एक भयानक डांट लगाई। उसने ये सुझाव देने का साहस किया कि सज्जनों का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। तो फिर वे झुकने के लायक भी नहीं थे। पहला बदमाश जो उनके पास आया, उनका अपमान कर सकता था। धन्यवाद, वह सही किस्म का था, वह था। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। एक महिला को हमेशा झुकना चाहिए। ये लंबा कौन है? लूसी ने पहियों की आवाज के बीच से चिल्लाते हुए अचानक पूछा। ये काउंटेस मफेट है, स्टीना ने उत्तर दिया। अब तो मुझे भी यही संदेह था, नाना ने कहा। अब मेरे प्यारे साथी, ये बिल्कुल ठीक है कि वह काउंटेस है, क्योंकि वह उससे बेहतर नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। हाँ, वो उससे बेहतर नहीं है जितनी उसे होना चाहिए। तुम्हें पता है, मुझे ऐसी चीज़ों पर नज़र है। और अब मैं तुम्हारी काउंटेस को उतना ही अच्छी तरह से जानता हूँ जैसे कि मैं उसे बनाने में शामिल रहा हूँ। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि वो उस वाइपर फॉचेरी की मालकिन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो उसकी मालकिन है। औरतों के बीच तुम इस तरह की चीज़ों का तुरंत अनुमान लगा सकते हो। स्टीना ने अपने कंधे उचका दिए। पिछले दिन से ही उसकी चिड़चिड़ाहट हर घंटे बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ पत्र मिले थे, जिनके कारण उसे अगली सुबह ही चले जाना पड़ा। इसके अलावा उसे ड्राइंग रूम के दीवान पर सोने के लिए देश में आना भी अच्छा नहीं लगा। और यह बेचारा बच्चा, नाना ने आगे कहा, जॉर्जेस के पीले चेहरे को देखकर अचानक पिघल गई क्योंकि वह अभी भी उसके सामने कठोर और बेदम बैठा था। क्या तुम्हें लगता है कि माँ ने मुझे पहचान लिया? अंत में वह हकलाया। ओह, जरूर उसने ऐसा किया होगा। क्यों? वह चिल्लाई। लेकिन यह मेरी गलती है। वह हमारे साथ नहीं आना चाहता था, मैंने उसे मजबूर किया। अब सुनो, जिजी, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारी माँ को पत्र लिखूं? वह बहुत दयालु, सभ्य महिला लगती है। मैं उसे बता दूंगा कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और यह स्टीना ही था जो तुम्हें आज पहली बार अपने साथ लाया था। नहीं, मत लिखो, जॉर्जेस ने बड़ी चिंता में कहा। मैं खुद ही सब कुछ समझा दूंगा। इसके अलावा, अगर वे मुझे इसके बारे में परेशान करेंगे तो मैं फिर कभी घर नहीं जाऊंगा। लेकिन वह विचारों में डूबा रहा, शाम को घर वापस न लौटने के बहाने खोजता रहा। पांचों गाड़ियां एक समतल देश से होकर एक अंतहीन सीधी सड़क पर जा रही थीं, जिसके किनारे बढ़िया पेड़ थे। देश चांदी धूसर वातावरण में नहाया हुआ था। महिलाएं अभी भी ड्राइवरों की पीठ पीछे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक चिल्लाती रहीं, जो अपने असाधारण किराए पर हंस रहे थे। कभी कभी उनमें से एक परिदृश्य को देखने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाती और अपने पड़ोसी के कंधे पर खुद को सहारा देते हुए बहुत उत्साहित हो जाती, जब तक कि अचानक झटका उसे फिर से सीट पर नहीं ले आता। इस बीच कैरोलिन हेकेट लेबोडेट के साथ गर्मजोशी से चर्चा कर रही थी। वे दोनों इस बात पर सहमत थे कि नाना 3 महीने से पहले अपना देहाती घर बेच देंगी, और कैरोलिन लेबोडेट से आग्रह कर रही थी कि वो उसे कम से कम कीमत पर वापस खरीद ले। उनके सामने ला फॉलोविस, जो बहुत कामुक थी और गागा की गर्दन को नहीं छू पा रही थी, उसकी पोशाक के माध्यम से उसकी रीढ़ पर चुंबन अंकित कर रही थी, जिसका तना हुआ कपड़ा लगभग फट रहा था, जबकि एमिली ब्रैकेट सीट पर अकड़कर बैठी हुई उन्हें चुप रहने को कह रही थी, क्योंकि वह अपनी मां को चूमते हुए देखकर बेकार बैठी रहने से भयभीत थी। अगली गाड़ी में मिग्नन लूसी को चकित करने के लिए अपने बेटों से ला फॉन्टेन की एक कहानी सुना रहा था। हेनरी इस अभ्यास में विलक्षण था, वह बिना रुके या झिझक के आपको एक कहानी सुना सकता था। लेकिन जुलूस के आगे चल रही मारिया ब्लोंड को बहुत ऊब होने लगी थी। वो उस मूर्ख टाटान नेने को ये कहानी सुनाकर धोखा देने से थक गई थी कि पेरिस की डेयरी महिलाएं पेस्ट और केसर के मिश्रण से अंडे बनाती हैं। दूरी बहुत अधिक थी, क्या वे कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचने वाले थे? और यह प्रश्न एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक प्रसारित होता हुआ अंततः नाना तक पहुंचा,
जिन्होंने अपने ड्राइवर से प्रश्न पूछने के बाद उठकर चिल्लाया, हमारे पास जाने के लिए 1/4 घंटा और नहीं बचा है। क्या आप वहाँ पेड़ों के पीछे वह चर्च देख रहे हैं? फिर उसने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि शैटो डे चामोंट की मालकिन नेपोलियन के समय की एक बूढ़ी महिला है। ओह, वो बहुत खुशमिजाज थी। कम से कम जोसेफ ने मुझे तो यही बताया, और उसने बिशप के महल के नौकरों से भी यही सुना था। आजकल ऐसी कोई नहीं है, और इस मामले में वह बहुत अच्छी हो गई है। उसका नाम क्या है? लूसी ने पूछा। मैडम डी एंग्लस। इर्मा डी एंग्लस, मैं उसे जानता था। गागा चिल्लाया। घोड़ों की रफ्तार तेज होने के साथ ही गाड़ियों की कतार से प्रशंसा भरे उद्गार फूट पड़े और हवा के साथ बह गए। गागा की ओर सिर उठाए हुए थे। मारिया ब्लॉन्ड और टाटान ने घूमकर सीट पर घुटनों के बल बैठ गईं, जबकि वे गाड़ी के हुड पर झुक गईं, और हवा सवालों और कटु टिप्पणियों से भरी हुई थी, जो एक निश्चित अस्पष्ट प्रशंसा से शांत थी। गागा उसे जानती थी। इस विचार ने उन सभी को उस दूर के अतीत के प्रति सम्मान से भर दिया। यार, मैं तब जवान थी, गागा ने आगे कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। मैंने उसे गुजरते हुए देखा था। लोग कहते थे कि वह अपने घर में घिनौनी है, लेकिन अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए वो वाकई बहुत होशियार थी। और उसके बारे में चौंकाने वाली कहानियाँ। गंदे काम और पैसे 1 बजे की तरह इधर उधर फेंके जाते। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि उसे एक बढ़िया जगह मिली है। क्यों? वो एक आदमी को देखते ही उसकी जेबें साफ कर देती थी। इर्मा डी एंग्लस अभी भी जिंदा है। क्यों मेरे प्यारे? वो 90 के करीब होगी। इस पर महिलाएं अचानक गंभीर हो गईं। 90 साल की? ड्यूस, उनमें से कोई भी नहीं थी, जैसा कि लूसी ने जोर से कहा, जो उस उम्र तक जीवित रहेगी। वे सभी खत्म हो चुकी थीं। इसके अलावा नाना ने कहा कि वो बूढ़ी होना नहीं चाहती थी, यह मनोरंजक नहीं होगा। वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे, और ड्राइवरों द्वारा अपने घोड़ों को अपनी पूरी गति से चलाने के कारण बातचीत बाधित हुई। फिर भी सभी शोर के बीच लूसी ने बात करना जारी रखा और अचानक विषय बदलते हुए नाना से आग्रह किया कि वह कल उन सभी के साथ शहर आए। प्रदर्शनी जल्द ही बंद होने वाली थी, और महिलाओं को वास्तव में पेरिस लौटना था, जहां मौसम उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। लेकिन नाना जिद्दी थी। उसे पेरिस से नफरत थी, वह अभी वहां पैर नहीं रखेगी। अच्छा डार्लिंग, हम रुकेंगे, उसने जॉर्जेस के घुटनों को कसते हुए कहा, मानो स्टीनर का कोई महत्व ही न हो। गाड़ियां अचानक रुक गईं, और कुछ आश्चर्य में कंपनी एक छोटी पहाड़ी के नीचे कुछ बंजर भूमि पर उतर गई। अपने चाबुक से एक ड्राइवर ने उन्हें पुराने शैमोंट एबे के खंडहरों की ओर इशारा किया, जहां वे पेड़ों के बीच छिपे हुए थे। यह एक बड़ी बिक्री थी। महिलाओं ने उन्हें मूर्ख बना दिया। क्यों? वे केवल पुराने पत्थरों का एक ढेर थे जिन पर कांटे उग रहे थे और एक ढहते हुए टॉवर का हिस्सा थे। ये देखने के लिए वास्तव में कुछ ली गाने लायक नहीं था। फिर ड्राइवर ने उन्हें देहात की सीट दिखाई, जिसका पाक एबे से दूर फैला हुआ था, और उसने उन्हें एक छोटा रास्ता लेने और उसके चारों ओर की दीवारों का अनुसरण करने की सलाह दी। इस तरह वे उस जगह का दौरा करेंगे जबकि गाड़ियां गांव के चौक में जाकर उनका इंतजार करेंगी। यह एक सुखद सैर थी, और कंपनी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इर्मा जानती है कि अपनी देखभाल कैसे करनी है, गागा ने कहा, और मुख्य सड़क से सटे पार्क की दीवार के कोने पर स्थित एक गेट के सामने रुक गई। वे सभी चुपचाप खड़े होकर उस विशाल झाड़ी को देख रहे थे जो प्रवेश द्वार को रोक रही थी। फिर छोटे रास्ते पर चलते हुए वे पार्क की दीवार के किनारे किनारे चले गए, समय समय पर पेड़ों की प्रशंसा करने के लिए ऊपर देखते रहे, जिनकी ऊंची शाखाएं उन पर फैली हुई थीं और हरियाली का घना घेरा बना रही थीं। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने खुद को दूसरे गेट के सामने पाया। इसके माध्यम से एक विस्तृत लॉन दिखाई दे रहा था, जिस पर 2 आदरणीय ओक के पेड़ छाया के काले घेरे बना रहे थे। 3 मिनट आगे एक और गेट पर उन्हें एक बड़ी गली का विस्तृत दृश्य देखने को मिला, छाया का एक आदर्श गलियारा, जिसके अंत में सूरज की रोशनी का एक चमकीला बिंदु एक तारे की तरह चमक रहा था। वे चुपचाप
आश्चर्यचकित प्रशंसा में खड़े रहे और फिर धीरे धीरे उनके होठों से विस्मय फूट पड़ा। वे दिल में ईर्ष्या के साथ इस सब के बारे में मजाक करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसने निश्चित रूप से और असीम रूप से उन्हें प्रभावित किया। इरमा कितनी प्रतिभाशाली थी। इस तरह के दृश्य से आपको महिला के बारे में एक चौंकाने वाली धारणा मिलती है। पेड़ दूर दूर तक फैले हुए थे और दीवार के साथ साथ आइवी के अंतहीन आवर्ती पैच थे, जिनमें ऊंची छतों और चिनार के पर्दे की झलकियां थीं, जो एल्म और एस्पेन के घने समूहों के बीच बिखरे हुए थे। क्या तब इसका कोई अंत नहीं था? महिलाएं हवेली के घर को देखना चाहती थीं, क्योंकि वे लगातार चक्कर लगाते लगाते थक गई थीं, हर द्वार से पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। उन्होंने गेट की रेलिंग अपने हाथों में ले ली और लोहे के ढांचे से अपना चेहरा सटा दिया। और इस तरह से अलग थलग और अलग थलग सम्मान की भावना ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि वे आसपास की विशालता में खो चुके महल के बारे में सोचने लगीं। जल्द ही चलने के लिए बिल्कुल अभ्यस्त न होने के कारण वे थक गईं और दीवार पीछे नहीं हटी। छोटे सुनसान रास्ते के हर मोड़ पर उनके आगे भूरे पत्थरों की एक ही श्रृंखला फैली हुई थी। उनमें से कुछ को कभी भी इसके अंत तक पहुंचने की निराशा होने लगी और वे वापस लौटने की बात करने लगीं। लेकिन जितना अधिक वे लंबी पैदल यात्रा से थकते गए, उतना ही अधिक वे सम्मान के पात्र बनते गए, क्योंकि प्रत्येक अगले कदम पर वे उस क्षेत्र की शांत, प्रभुतापूर्ण गरिमा से अधिक प्रभावित होते गए। ये तो मूर्खतापूर्ण हो रहा है, कैरोलिन हेकेट ने दांत पीसते हुए कहा। नाना ने कंधे उचकाकर उसे चुप करा दिया। पिछले कुछ पलों से वो काफी पीली और बेहद गंभीर थी और उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। अचानक रास्ते ने आखिरी मोड़ लिया, दीवार खत्म हो गई और जब वे गांव के चौराहे पर आए तो हवेली अपने भव्य बाहरी प्रांगण के दूर की ओर उनके सामने खड़ी थी। सभी ने चौड़ी सीढ़ियों, 20 सामने की खिड़कियों, 3 पंखों की व्यवस्था की प्रशंसा करना बंद कर दिया, जो ईंटों से बने थे और पत्थरों के बीच में बने थे। हेनरी चतुर्थ ने पहले इस ऐतिहासिक हवेली में निवास किया था और उसका कमरा, जिसमें जैनुआ मखमल से लटका हुआ बड़ा बिस्तर था, अभी भी वहां संरक्षित था। प्रशंसा से बेदम नाना ने थोड़ी बचकानी आह भरी। हे भगवान, उसने बहुत धीरे से अपने आप से फुसफुसाया। लेकिन जब गागा ने अचानक घोषणा की कि इरमा खुद चर्च के सामने खड़ी है, तो पार्टी बहुत भावुक हो गई। उसने उसे पूरी तरह से पहचान लिया। वह पुरानी जैसे ही ईमानदार थी, एक बूढ़ी प्रचारक, और वह भी अपनी उम्र के बावजूद, और उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं जब वह अपने उस गर्व भरे तरीके से चलती थी। वेस्पर्स अभी अभी खत्म हुए थे और 1-2 सेकंड के लिए मैडम चर्च के बरामदे में खड़ी हो गई। उसने गहरे भूरे रंग का रेशमी कपड़ा पहना हुआ था और वह बहुत ही साधारण और बहुत लंबी लग रही थी। उसका आदरणीय चेहरा किसी बूढ़ी मार्क्विस की याद दिलाता था, जो महान क्रांति की भयावहता से बच गई थी। उसके दाहिने हाथ में घंटों की एक बड़ी किताब सूरज की रोशनी में चमक रही थी और वह बहुत धीरे धीरे चौक को पार कर गई। उसके पीछे पीछे कोई 15 कदम दूर एक वर्दीधारी नौकर चल रहा था। चर्च खाली हो रहा था और चामोंट के सभी निवासी उसके सामने अत्यंत सम्मान के साथ झुके। एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ भी चूमा और एक महिला अपने घुटनों पर गिरना चाहती थी। वास्तव में यह एक शक्तिशाली रानी थी, जो वर्षों और सम्मानों से भरी हुई थी। वह अपनी सीढ़ियां चढ़ी और नजरों से ओझल हो गई। जब कोई व्यक्ति व्यवस्थित आदतें अपनाता है तो वह यही प्राप्त करता है, मिग्नन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, अपने बेटों की ओर देखते हुए और अवसर का लाभ उठाते हुए। फिर सबने अपनी बात कही। लेबोर्डेट ने सोचा कि वह असाधारण रूप से स्वस्थ है। मारिया ब्लॉन्ड ने एक भद्दा भाव प्रकट किया और लूसी को परेशान किया, जिसने कहा कि सभी को भूरे बालों का सम्मान करना चाहिए। संक्षेप में, सभी महिलाओं ने सहमति व्यक्त की कि वह एक आदर्श चमत्कार थी। फिर कंपनी फिर से अपनी गाड़ियों में सवार हो गई। चामोंट से लेकर ला मिग्नोट तक नाना चुप रही। उसने 2 बार घर की ओर देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा था और अब, पहियों की आवाज से बहकते हुए, वह भूल गई कि स्टीना उसके बगल में था और जॉर्जेस उसके सामने था। गोधूली से एक दृश्य उभरा था और महान महिला अभी भी एक शक्तिशाली रानी की सारी महिमा के साथ
वर्षों और सम्मान से भरी हुई लग रही थी। उस शाम जॉर्जेस डिनर के समय लेस फोन्डेट्स में वापस आया। नाना, जो लगातार विचलित और व्यवहार में विलक्षण होती जा रही थी, ने उसे उसकी मां से माफी मांगने के लिए भेजा था। यह उसका स्पष्ट कर्तव्य था, उसने गंभीरता से टिप्पणी की। पारिवारिक जीवन की शालीनता के लिए अचानक चिंतित हो जाना। उसने उसे रात के लिए वापस न आने की कसम भी दिलवाई। वह थकी हुई थी और उचित आज्ञाकारिता दिखाने में वह अपने कर्तव्य से ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था। इस नैतिक प्रवचन से बहुत ऊबकर जॉर्जेस भारी मन और उदास सिर के साथ अपनी मां की उपस्थिति में आया। सौभाग्य से उसका भाई फिलिप, जो एक बहुत ही हंसमुख सैनिक था, दिन में ही आ गया था। एक ऐसा तथ्य जिसने उस दृश्य को बहुत हद तक कम कर दिया जिससे वह डर रहा था। मैडम ह्यूगन उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखने में संतुष्ट थी, जबकि फिलिप, जिसके पास तथ्यों का भंडार था, ने धमकी दी कि अगर वह फिर से उस महिला की संगति में गया तो वह उसे गर्दन से पकड़कर घर ले जाएगा। कुछ हद तक तसल्ली पाकर जॉर्जेस ने अगले दिन 2 बजे के आसपास भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि नाना के साथ भविष्य की बैठकों की व्यवस्था कर सके। फिर भी डिनर के समय लेस फोन्डेट्स में घर की पार्टी थोड़ी शर्मिंदा नहीं दिखी। वंदेवरस ने प्रस्थान की सूचना दे दी थी, क्योंकि वह लूसी को अपने साथ पेरिस वापस ले जाने के लिए उत्सुक था। वह इस लड़की को ले जाने के विचार से खुश था जिसे वह 10 साल से जानता था लेकिन कभी नहीं चाहता था। मार्क्विस डी चौड अपनी प्लेट पर झुका और गागा की युवा महिला के बारे में ध्यान लगा रहा था। वह लिली को अपने घुटने पर झुलाते हुए अच्छी तरह से याद कर सकता था। बच्चों के पास क्या क्या तरीके होते हैं। ये छोटी सी चीज बेहद मोटी होती जा रही थी, लेकिन काउंट मफेट विशेष रूप से चुप और तल्लीन था। उसके गाल चमक रहे थे और उसने जॉर्जेस को एक लंबी नज़र से देखा था। डिनर खत्म होने के बाद वह ऊपर चला गया, अपने आप को अपने बेडरूम में बंद करने का इरादा रखते हुए। उसका बहाना हल्का बुखार का था। वेनोट उसके पीछे भागा था और ऊपर बेडरूम में एक दृश्य शुरू हुआ। काउंट बिस्तर पर लेट गया और तकिए की तहों में अपनी घबराहट भरी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगा, जबकि वेनोट ने नर्म आवाज में उससे भाई कहा और उसे स्वर्ग से दया की भीख मांगने की सलाह दी। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसके गले में खड़खड़ाहट थी। अचानक वह बिस्तर से उछला और हकलाते हुए बोला, मैं वहां जा रहा हूँ। मैं अब और विरोध नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब वे घर से बाहर निकले तो 2 परछाइयां बगीचे की सैर की अंधेरी गहराइयों में लुप्त हो रही थीं, क्योंकि अब हर शाम फाउचेरी और काउंटेस सबाइन एस्टेले की चाय बनाने में मदद करने के लिए डेग्नेट से चले जाते थे। एक बार मुख्य सड़क पर काउंट इतनी तेजी से चला कि उसके साथी को उसका पीछा करने के लिए दौड़ना पड़ा। हालांकि उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन बाद वाले ने कभी भी उस पर शरीर के प्रलोभनों के खिलाफ सबसे निर्णायक तर्कों की बौछार करना बंद नहीं किया। लेकिन दूसरे ने अपना मुंह कभी नहीं खोला क्योंकि वह रात में जल्दी से चला गया। ला मिग्नोट के सामने पहुंचकर उसने बस इतना कहा, मैं अब और विरोध नहीं कर सकता। जाओ, तब भगवान की इच्छा पूरी होगी। वेनोट ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह अपनी अंतिम विजय सुनिश्चित करने के लिए हर तरीका अपनाता है। तुम्हारा पाप उसका हथियार बन जाएगा। ला मिग्नोट में शाम के खाने के दौरान बहुत झगड़ा हुआ। नाना को बोडेनवे का एक पत्र मिला था जिसमें उसने आराम करने की सलाह दी थी, जैसे कि वह उससे छुटकारा पाने के लिए उत्सुक था। उसने कहा कि छोटी वायोलिन को रात में 2 बार फिर से बुलाया जा रहा था। लेकिन जब मिग्नन ने उसे कल उनके साथ चलने के लिए लगातार आग्रह किया तो नाना चिढ़ गई और उसने घोषणा की कि वह किसी से सलाह लेने का इरादा नहीं रखती। अन्य तरीकों से भी मेज पर उसका व्यवहार हास्यास्पद रूप से अड़ियल था। मैडम लेरात ने कुछ तीखे भाषण दिए और जोर से घोषणा की कि भगवान की इच्छा से वह किसी को भी नहीं, अपनी खुद की चाची को भी अपनी उपस्थिति में अनुचित टिप्पणी नहीं करने देगी। जिसके बाद उसने अपने मेहमानों को सम्मानजनक भावनाओं से भर दिया। वह मूर्खतापूर्ण सही सोच के दौरे से पीड़ित लग रही थी और उसने उन सभी को लुईसेट के लिए धार्मिक शिक्षा की परियोजनाओं और अपने लिए पुनर्जन्म की पूरी योजना के बारे में बताया।
जब सभी लोग हंसने लगे तो उसने अपने विचार व्यक्त किए, एक किराने वाले की पत्नी की तरह सिर हिलाया जो जानती है कि वह क्या कह रही है। व्यवस्था के अलावा कुछ भी सौभाग्य की ओर नहीं ले जा सकता। और जहां तक उसका सवाल था, वह भिखारी की तरह मरना नहीं चाहती थी। उसने महिलाओं के दांत खट्टे कर दिए। वे विरोध में फूट पड़ीं। क्या कोई नाना को धर्मांतरित कर रहा था? नहीं, यह असंभव था। लेकिन वह बिल्कुल शांत बैठी रही और एक बार फिर से स्वप्नलोक में डूब गई, जहां एक अत्यंत धनी और बहुत ही प्रेम से रखे गए नाना की छवि उसके सामने उभरी। घर के सभी लोग ऊपर सोने जा रहे थे, तभी मफेट अचानक प्रकट हुआ। बगीचे में उसे लिबोर्डेट ने देखा। वह तुरंत समझ गया और उसने उसे एक सेवा दी, क्योंकि उसने स्टीनर को रास्ते से हटाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अंधेरे गलियारे से होते हुए नाना के बेडरूम तक ले गया। इस तरह के मामलों में लिबोर्डेट सबसे उत्तम चातुर्य और चतुराई दिखाने के लिए अभ्यस्त था। वास्तव में वह दूसरों को खुश करने में प्रसन्न था। नाना ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, वह केवल मफेट के पीछा करने की अत्यधिक गर्मी से कुछ हद तक परेशान थी। जीवन एक गंभीर मामला था, है न? प्यार बहुत मूर्खतापूर्ण था, इससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा जिजी की कम उम्र को देखते हुए उसे अपनी शंकाएं थीं। वास्तव में उसने उसके साथ शायद ही कभी उचित व्यवहार किया हो। हे भगवान, हाँ, वो एक बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाने में फिर से सही रास्ता चुन रही थी। ज़ोए, उसने महिला की नौकरानी से कहा, जो देश छोड़ने के विचार से मंत्रमुग्ध थी, कल सुबह उठते ही सामान पैक कर लेना। हम पेरिस वापस जा रहे हैं। और वह मफत के साथ बिस्तर पर गई, लेकिन उसे कोई आनंद नहीं मिला।